उस साल जब मेरी प्रेमिका सबसे ज्यादा बेचैन थी, मैंने बेरहमी से उसका दिल तोड़ दिया। बाद में जब उसने बड़ी सफलता और शोहरत हासिल की, तो उसने मुझसे शादी करने के लिए हर तरह की चालें चली। सब कहते हैं कि मैं उसका व्हाइट मूनलाइट हूं, वह पति जिसे वह सबसे ज्यादा दुलारती है। लेकिन शादी के बाद वह हर दिन अलग अलग मर्दों को घर लाने लगी। उसने मेरा दिल तोड़ दिया और मुझे इलीट लोगों के बीच हंसी का पात्र बना दिया। हालांकि मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। मैं बस चुपचाप एक तरफ खड़ा रहता, उसके मजे में कभी बाधा नहीं डालता। वह पागल हो गई, पागलों की तरह मेरे होंठों को चूमती रही, फिर गुर्राई, क्या तुम्हें जलन होने की भी क्षमता नहीं है? उसे नहीं पता कि मुझे अल्जाइमर्स बीमारी है, कि हर दिन जब वह मुझसे बदला लेने के लिए पागलों की तरह कोशिश करती है, उसी वक्त मैं चुपचाप गिन रहा होता हूं कि मेरी याददाश्त पूरी तरह जाने से पहले मेरे पास कितने दिन बचे हैं। जिंग टियन से मेरी शादी के 6 महीनों के दौरान मैंने खुद 180 से ज्यादा मेल स्टूडेंट्स को उसके ऑफिस में लाने का काम किया, और वो भी जिंग टियन के पति होने के नाते कम नहीं। दफ्तर के लॉबी में बेतुकी फुसफुसाहटें और गपशप गूंजती रहती हैं। लोग गपशप कर रहे हैं, सीईओ जिंग के पति सच में बहुत दरिया दिल हैं। क्या मतलब? सीईओ जिंग के पति तो सीईओ जिंग की तरफ से एक कुत्ते के सिवा कुछ नहीं है। सीईओ जिंग सच में खेलना जानती हैं। मैं पत्थर की तरह चुपचाप सब सुनता रहता हूं। मेरे नाखून मेरी हथेलियों में इतनी जोर से गड़ रहे हैं कि खून बह रहा है, और फिर भी मुझे कोई दर्द नहीं होता। 6 महीने की शादी, मैं जिंग टियन के पति का खिताब तो रखता हूं, लेकिन हकीकत में कोई और ही दिन रात उसके साथ अंतरंग हो रहा है, और यह सब सालों पहले मेरे द्वारा उसे बेरहमी से छोड़ने का बदला लेने के लिए है। हम एक बार यूनिवर्सिटी के वो आदर्श जोड़ी थे जिसकी हर कोई तारीफ करता था। वह फोटोग्राफी विभाग का गोल्डन बॉय था, वह मेडिकल स्कूल की बेल थी। हम दोनों ने साथ बुढ़ापे तक का साथ निभाने और इतने बच्चे पैदा करने की कसम खाई थी कि पूरी फुटबॉल टीम बन जाए। लेकिन हमारी सगाई से ठीक पहले मैंने किसी अमीर के साथ जाने के लिए ब्रेकअप की मांग कर दी। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। टियन बारिश में भीग रही थी, रोते हुए मुझसे बहुत देर तक भीख मांगती रही। उसने कहा कि वह चीफ फिजिशियन बनने वाली है, वह बहुत पैसा कमा सकती है ताकि मैं आराम से रह सकूं। वह मेरा हाथ पकड़कर हिलाती रही, उसकी आंखें लाल थीं। वह मुझसे ना जाने की भीख मांग रही थी। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा, बस उसे ठंडी नजरों से देखता रहा। उसकी उंगलियां एक एक करके छुड़ाईं, और उसी के सामने एक अमीर आदमी की कार में बेपरवाह होकर बैठ गया। इतने दृढ़ निश्चय से मैंने ब्रेकअप किया। बाद में जब मैंने सुना कि जिंग टियन गिर गई है और उसकी कई पसलियां टूट गई हैं, तो मैं उसे एक बार भी देखने नहीं गया। उसने अपनी आखिरी सांसों से जूझते हुए खून से सनी उंगलियों से अपना फोन पकड़ा, मुझसे आखिरी बार अस्पताल में मिलने की गुहार लगाई, लेकिन उसे मुझसे केवल एक ठंडा जवाब मिला। वह मुझसे हड्डियों तक नफरत करने लगी। उस दिन से डॉक्टर टियन इस दुनिया में नहीं रही, अब सिर्फ एक बेरहम बिजनेस क्वीन थी। 5 सालों के भीतर वह फार्मास्यूटिकल उद्योग की किंवदंती बन गई। जब मैं बुरी तरह फंस गया, उसने अपने पैसे के बल पर मुझसे शादी करने के लिए मजबूर किया। तब से मैं जिंग टियन के गुस्से की पंचिंग बैग बन गया। लेकिन वह नहीं जानती कि मेरा उस वक्त जाना इसलिए नहीं था कि मैं उसे प्यार नहीं करता था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता था। मुझे लेट स्टेज अल्जाइमर का पता चला था। मेरी दादी भी इसी बीमारी से गुजरी थी। यह मेरे परिवार में चलती है। वह मुझे सिर्फ पैसे का लालची समझती है, लेकिन उसे पता नहीं कि वह हर पैसा मेरी माँ की महंगी नर्सिंग पर खर्च होता था। इसके अलावा अपनी माँ को याददाश्त खोते चाकू लेकर अपने ही बेटे को मारने की कोशिश करते देखने के बाद मैंने कसम खाई कि मुझे किसी भी कीमत पर जिंग टियन को छोड़ना ही होगा। कमरे का दरवाजा चरमराया और जिंग टियन बाहर आई, सिर्फ एक पतली सिल्क नाइट गाउन पहने हुए। मेरी आंखें लाल देखकर उसके भाव बदल गए और वह रुक नहीं सकी। लू युआनजो, मैं तुमसे एक बार और पूछ रही हूं, क्या तुम मुझे चुनोगे या पैसे? मैंने सीधे उसकी उम्मीद भरी आंखों में देखा। बेशक मैं पैसे चुनता हूं, चाहे तुम मुझसे 100 बार या 1000 बार पूछो, मेरा जवाब कभी नहीं बदलेगा। जिंग की आंखें लाल हो गईं। उसने दांत पीसकर कहा, ठीक है। फिर दरवाजा इतनी जोर से पटका कि पूरे घर में गूंज गया। एक बार उसका कदम गायब हो गया, मैं टूटी हुई बेजान गुड़िया की तरह ढह गया। सिसकियों के बीच बड़बड़ाया, पैसा, मैं पैसे चुनता हूं। बेशक मुझे पैसे ही चुनने थे। मेरी खून से लथपथ हथेलियां इस बात की सबसे साफ गवाह हैं कि मेरे दिल को कितनी भयानक पीड़ा हो रही थी। मैंने बहुत पहले ही उसके साथ खड़े होने का अधिकार खो दिया था, तो फिर मैं उसे क्यों खींचकर नीचे ले जाऊं? ये बचे हुए 2 हफ्ते, चलो इन्हें मेरी आखिरी विदाई समझ लेते हैं। जिंग टियन इस वांग जिंग नाम के छात्र से बहुत खुश लग रही थी। उनके काम खत्म करने के बाद वह शायद ही कभी उसे घर ले आई। वांग जिंग बिल्कुल भी शर्मीला नहीं था। अंदर आते ही उसने मुझे मुस्कुराते हुए देखा। सीईओ जिंग, मुझे शियाओ जिंग कहकर बुलाना पसंद करती हैं, आप भी मुझे ऐसे ही बुला सकते हैं। मैंने अपने दिल की बेचैनी दबाकर मुस्कुराने की कोशिश की और मुड़ने ही वाला था कि जिंग टियन ने मुझे रोक लिया। हमारे पास शराब खत्म हो गई है, जाओ कुछ बोतलें खरीद लाओ। उसने एंट्री वे से एक बैंक कार्ड मेरी तरफ फेंका। बचा हुआ पैसा अपने पास रख लेना टिप के तौर पर। कार्ड के तेज किनारे ने मेरा चेहरा छेद दिया, लेकिन मैंने मुस्कान बरकरार रखी। सीईओ जिंग बहुत दयालु हैं, मैं अभी आया, यह कहकर मैं दरवाजे से बाहर चला गया, पीछे वांग जिंग को हैरान छोड़कर। जब मैं वापस आया तो वे दोनों पहले से ही कमरे में थे। मैंने दरवाजा खटखटाया, वह तुरंत खुल गया। फर्श पर बिखरे कपड़े देखकर मेरी सांसें थम गईं
और मेरे सीने की गर्मी तुरंत बर्फ में बदल गई। जिंग टियन की तिरस्कार भरी आवाज मेरे कानों में गूंजी। उसकी काली आंखें मुझ पर टिकी हुई थीं। क्या यह देखकर तुम्हें बुरा नहीं लगता? मैंने झटके से अपना ध्यान वापस लाया, मुस्कुराने के लिए संघर्ष किया। कैसे हो सकता है? जिंग ने मुझे इतना पैसा दिया, मैं इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता। किसी कारणवश जिंग टियन अचानक गुस्से से भड़क उठी। उसने मेरे हाथ से शराब की बोतल छीनकर जमीन पर दे मारी। उसकी गहरी आंखों में गुस्सा था, आवाज कांप रही थी। क्या तुम सच में इतने नीच हो? क्या तुम पैसे के लिए कुछ भी करोगे? चाहे मैं तुम्हें घुटनों पर बैठने, अपना अहंकार त्यागने और मुझसे भीख मांगने के लिए मजबूर करूं। मैंने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन एक सेकंड बाद मैं सीधे फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। जैसे ही मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, एक हड्डी ठंडी क्रोधित चीख सुनाई दी, बस मेरी नजरों से दूर हो जाओ। उसके तुरंत बाद मुझे बाहर धकेल दिया गया। मैं फर्श पर गिर पड़ा। मेरी तरफ उसकी नजर नफरत और ठंडक का मिश्रण थी। दरवाजा पटक कर बंद हो गया। दालान में सन्नाटा छा गया। मैंने अपनी हथेलियों को देखा, सूखा खून चीख रहा था। तुम सही कह रहे हो, मैं सच में एक नीच इंसान हूं। चांदनी के नीचे अपने कमरे में लौटकर मैंने अपनी छुपी हुई नोटबुक निकाली और जो कुछ हुआ था उसे ध्यान से लिखा। अगर मैं सच में भूलने लगूं तो यह नोटबुक मेरे लिए मार्गदर्शक दीपक होगी। जब मैं डेस्क पर उठा तो खिड़की से धूप आ रही थी, लेकिन वह गर्म के बजाय ठंडी लग रही थी। केवल ठंडी हवाएं ला रही थी। ठीक 9 बजे जिंग टियन का दरवाजा खुला। शायद वह अच्छे मूड में थी। उसने ठंडे स्वर में आदेश दिया, शियाओ जिंग को नाश्ता परोसो। मैं ठिठक गया, उलझन में पूछा, शियाओ जिंग कौन है? जिंग टियन अधीर होकर पीछे मुड़ी और चिल्लाई, तुम ही हो जिसने कल उसे खुद अंदर बुलाया था और आज ही भूल गए। बकवास बंद करो। जब मैंने वांग जिंग को उसके पीछे खड़ा देखा, तभी मुझे कल की घटना याद आई। मेरा दिल अचानक धंस गया और मेरे पूरे शरीर पर ठंडा पसीना आ गया। डॉक्टर चिन ने झूठ बोला कि मेरे पास 2 हफ्ते बचे हैं, लेकिन मेरी याददाश्त अब पहले से ही विफल होने लगी है। मैंने कड़वी मुस्कान के साथ सिर झुकाया, खुद को संभालने की कोशिश की। मैं वांग जिंग को डाइनिंग रूम में ले गया। वह उत्सुक लग रहा था। सोच रहा था कि इस घर का मालिक होने के बावजूद मेरी जिंदगी नौकर से भी बदतर क्यों है। वांग जिंग सावधानी से डाइनिंग टेबल पर बैठा खाने की तैयारी कर रहा था। जिंग टियन उसकी गोद में आकर बैठ गई। अच्छा बनो, नूना तुम्हें खिलाती है। इतना कहकर उसने चम्मच उठाया, हर निवाले पर फूंक मारी और वांग जिंग को खिलाया, धीरे से याद दिलाते हुए, धीरे धीरे खाओ। उसकी आंखों में पूरी तरह लाड़ था। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन चॉपस्टिक्स पकड़े मेरी पोरें बहुत पहले ही सफेद पड़ चुकी थीं। यह वांग जिंग वाकई बहुत सुंदर है और एक प्रतिष्ठित स्कूल का छात्र भी है। इतने सारे मर्दों को बदलने के बाद जिंग टियन इससे थक गई होगी, तो वह एक सॉनगर्ड ढूंढना चाहती है जिसे लंबे समय तक रख सके। बस इस सोच से मेरे सीने में उमड़ती ईर्ष्या तुरंत एक आत्माभेदी पीड़ा में बदल गई, जिसने मुझे डुबो दिया। मैंने बिना मजा लिए चबाया, और हालांकि मैं कुछ भी नहीं देखना या सुनना चाहता था, मेज के पार से आवाजें मेरे कानों में घुस रही थीं। नूना मत करो, आपके पति सामने बैठे हैं। जिंग टियन की आवाज बहुत धीमी थी, जिसमें एक लुभावनी कोमलता थी। कोई बात नहीं, बस ऐसे समझो जैसे वह है ही नहीं। जिंग टियन के साथ इतने सालों से रहने के बाद मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जब वह सच में मुग्ध हो जाती है तो ऐसे ही करती है। एक पल की चूक में मेरी चॉपस्टिक्स फर्श पर गिर गई। मैं झुका, कुछ सेकंड झिझक कर नीचे झांका। जो मैंने देखा उससे मेरे पूरे शरीर का खून जम गया। वे दोनों पहले से ही आपस में उलझे हुए थे। मैं बस स्तब्ध खड़ा रहा, उन्हें घूरता रहा, एक बेजान लाश से अलग नहीं। मैंने सोचा था कि मुझे इसकी आदत हो गई है, कि मुझे दर्द या दुख नहीं होगा, लेकिन इसे अपनी आंखों से देखकर मेरा दिल अभी भी सैकड़ों टुकड़ों में बिखर गया। मुझे बहुत देर लगी, धीरे धीरे वापस खड़ा हुआ, ऐसा दिखावा करते हुए कि मैंने कुछ नहीं देखा। लेकिन जिंग टियन ने ऐसा नहीं होने दिया। उसने मुझे आदेश दिया, शियाओ जिंग आज से यहां शिफ्ट हो रहा है। अब से वह इस घर का मालिक होगा। तुम्हें उसकी सेवा करनी है, ठीक वैसे ही जैसे तुम मेरी करते हो। उसका मतलब था कि वह अब मर्द नहीं बदलेगी। उसे अकेला वांग जिंग ही काफी है। हालांकि मैंने मानसिक तैयारी कर ली थी। यह खबर सुनकर मेरा दिल पीड़ा से और सिकुड़ गया। जब वांग जिंग बाथरूम में था, मैंने धीरे से कहा, जिंग टियन, क्या तुम उसे थोड़ा और समय देकर नहीं जानना चाहती? आखिरकार तुमने उसके साथ सिर्फ एक रात बिताई है। जिंग टियन ने मुझे एक अजीब नजर से देखा, फिर दांत पीसकर हंसी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हम दोनों हजारों दिन रात साथ थे, और फिर भी मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम्हें दूसरों की पीठ पीछे निंदा करने का क्या हक है? ये शब्द हथौड़े की तरह थे। हर शब्द सीधे मेरे दिल पर वार कर रहा था। मैंने अपने पीले होठों को जोर से काटा। मुझे ऐसे देखकर जिंग टियन की पुतलियां अचानक कांप उठीं। कुछ पलों के लिए लिविंग रूम बिल्कुल सन्नाटा था। सिर्फ हमारी भारी सांसों की आवाज थी। बहुत देर बाद मैं अचानक हंस पड़ा, कर्कश आवाज में जवाब दिया, तो फिर सीईओ जिंग को उसकी खूबसूरत बहू मिलने की बधाई हो। मैं साफ महसूस कर सकता था कि मेरे ऊपर की नजर हर सेकंड ठंडी होती जा रही थी। सच में जिंग टियन ने काले चेहरे के साथ मुझे घूरा, दांत पीसते हुए कहा, मुझे भी तुम्हें बधाई देनी चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द इस घर के मालिक की कुर्सी किसी और को सौंप दी जाएगी। थोड़ी देर में मैं शियाओ जिंग को शॉपिंग लेकर जा रही हूं। तुम बैग लेकर चलना, चिंता मत करो, तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा। इतना कहकर उसने एक और बैंक कार्ड सीधे मेरे चेहरे पर फेंका।
साथ ही उसका उदासीन स्वर, मानो किसी मरते हुए भिखारी को भिक्षा दे रही हो। मैंने कोई आपत्ति नहीं की, बस चुपचाप झुका, कार्ड उठाया, उसे खजाने की तरह अपनी जेब में रख लिया। पैसा वाकई अच्छी चीज है। इसने न सिर्फ मेरी मां की जिंदगी बढ़ाई, बल्कि मेरी अपनी मौत को भी थोड़ा शांतिपूर्ण बनाएगा। लेकिन सबसे बढ़कर पैसे ने मुझे उसके साथ बेशर्मी से रहने का एक वैध बहाना दिया। यह सोचकर मेरे होठों पर एक फीकी, खोखली मुस्कान अनायास बन गई। लेकिन जिंग टियन की नजरों में वह मुस्कान बेहद नाराज करने वाली थी। चाहे अपना गुस्सा निकालने के लिए हो, या क्योंकि वह वाकई वांग जिंग के साथ पहली नजर में प्यार कर बैठी थी। उस दिन उसने लगभग आधा शॉपिंग मॉल घर ले आई। वांग जिंग को दिए गए तोहफे लिविंग रूम में एक छोटे पहाड़ की तरह जमा हो गए। उसने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से वांग जिंग की उपस्थिति की घोषणा की। बहुत सारे दोस्तों ने टिप्पणी की, क्या हो रहा है? क्या सीईओ जिंग किसी नए को लाने की तैयारी कर रही है? दूसरों ने मजाक उड़ाया, नहीं हो सकता। उसने डॉक्टर बनना इसलिए छोड़ा था क्योंकि वह लू युआनजो से प्यार करती थी। वे इतना साथ गुजरे हैं, वह कैसे जाने देगी? तुरंत तरह तरह की टिप्पणियां नीचे आने लगी। बहुत देर बाद जिंग टियन ने आखिरकार जवाब दिया, अतीत अब अतीत है। मुझे पुराने प्यार में कोई दिलचस्पी नहीं रही। जब खुद मालिक ने बोल दिया तो दोस्तों की मंडली तुरंत उत्साह से बधाई देने लगी। मेरी नजरें फोन स्क्रीन पर टिकी थीं। उसे 10 मिनट से अधिक समय तक बार बार देखती रहीं। आखिरकार आह भरी और फोन बंद कर दिया। मैंने एक गोली निकाली। गर्म पानी के साथ लेने का इरादा था। गोली मेरे गले तक पहुंची ही थी कि मेरा फोन बिना रुके बजने लगा। स्क्रीन पर नर्सिंग होम शब्द देखकर मेरा दिल अजीब घबराहट से भर गया। अगले ही पल नर्स की सिसकियां सुनाई दी, मिस्टर लू, आपकी मां ने कल रात एक साफ पल में अपने आप को अलविदा कहने का रास्ता चुना। मेरे दिमाग में जोरदार धमाका हुआ और मेरा पूरा शरीर लड़खड़ा गया। लगभग गिर पड़ा। मैंने फोन कसकर पकड़ा और पागलों की तरह बाहर भागा। जब मैं अस्पताल के कमरे में भागा तो मेरी मां की कठोर देह पहले से ही एक सफेद चादर से ढकी हुई थी। पीली रोशनी के नीचे मेरी मां का कभी कोमल कभी पागल चेहरा अब नहीं था। सब कुछ गायब हो गया था। बस हवा में खून की हल्की गंध रह गई थी। मैं भूत की तरह अस्पताल के बिस्तर की तरफ बढ़ा और फिर ढह गया। मेरी कांपती हुई उंगलियों ने मेरी जेब से बैंक कार्ड निकाला। मेरी आवाज गले में अटकी और टूट गई, मां, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। तुम्हें मुझे छोड़ने का दिल कैसे आया? तुम मुझ पर कभी बोझ नहीं थी। देखो मां, मेरे पास अब पैसा है। मेरे पास बहुत पैसा है। जैसे ही आखिरी चीख फीकी पड़ी, मैं और रुक नहीं सका और फूट फूट कर रोने लगा। मैं पागल हो गया। कार्ड अपनी मां की हथेली में डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी उंगलियां कठोर थीं। उनमें कोई ताकत नहीं थी। कार्ड गिरता रहा, उठाया जाता रहा और गिरता रहा। फर्श पर आंसुओं के साथ मिलता रहा। मैंने और कुछ नहीं कहा, बस एक घायल जानवर की तरह सिसकता रहा। मेरी मां के ठंडे हाथ को कसकर पकड़े, उसे छोड़ने से इनकार करता रहा। मेरे पीछे की नर्स धीमी सिसकियां ले रही थी। उसकी रुक रुक कर कराहें कमरे में गूंज रही थीं। वह अब तुम्हें नीचे नहीं घसीटना चाहती थी। मैं घंटों जमीन पर बैठा रहा, पूरी तरह खोखला महसूस कर रहा था। मेरे आंसू सूख चुके थे, सिर्फ लाल चुभती आंखें बची थीं। अब मैं मौत की प्रतीक्षा करती एक लाश के सिवा कुछ नहीं हूं। बिना करियर के, बिना प्रेमी के, यहां तक कि मेरा इकलौता परिवार भी मुझे छोड़ चुका है। फिर मुझे किस बात का डर है कि मैं किसी को नीचे खींच लूंगा? अपनी मां को देखकर मैंने अपना अपना अंत देख लिया था। एकमात्र अच्छी बात यह थी कि मैंने जिंग टियन को दूर धकेल दिया ताकि उसका भविष्य मेरे कारण बर्बाद न हो। मैं आधी रात तक वहां बैठा रहा और अपनी मां के अंतिम संस्कार का इंतजाम करने के बाद ही जिंग विला लौटा। कमरा पूरी तरह अंधेरा था और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मुझे जिंग टियन की परिचित खुशबू आई। एक शुद्ध सुगंध जिसमें चंदन की हल्की महक थी, लेकिन उसमें मेंस कलोन की खुशबू भी मिली हुई थी। मैंने अपनी भावनाओं को दबाकर पहले बात की, लाइट मत जलाना। मैं नहीं चाहता था कि वह मेरी पीड़ा देखे और न ही मैं उसमें कोई शक पैदा करना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता था कि जिंग टियन ने मुझे गलत समझ लिया। मेरा पूरा शरीर जम गया। मेरा दिल दर्द से कांप रहा था, इतना तीव्र कि मैं विरोध का एक शब्द भी नहीं बोल सका। बहुत देर बाद ही मैं घुटी हुई सिसकी के साथ बोल पाया, मैं तुमसे विनती करता हूं। इससे पहले कि मैं खत्म कर पाता, गर्म आंसू लगातार जिंग टियन की कलाई पर गिरने लगे। उसकी देह रुक गई और उसका हाथ मेरी आंखों के कोनों से आंसू पोंछने के लिए बढ़ा। उसकी आवाज कोमल थी, थोड़ी कर्कश। लू युआनजो, अगर तुम बस कह दो कि तुम मुझे चुनते हो तो मैं ऐसा करूंगी जैसे पहले कुछ हुआ ही ना हो। मैंने धीरे से चांदनी के नीचे उसकी तरफ देखा। जिंग टियन की आंखें भयानक रूप से चमक रही थीं। उम्मीद की एक आग अचानक भड़क उठी थी। आधा कदम दूर होने के बावजूद मेरी आत्मा उस आग से झुलस गई। मेरे सूखे होंठ कांपे, हजारों शब्द मेरे गले में अटक गए। लेकिन जब मैंने अपनी मां के शरीर को सफेद चादर के नीचे उसकी कलाई पर खून का घाव देखा तो मेरा दिल इतना दुखा कि मैं सांस नहीं ले पाया। बस इतना ही निकला, गलत मत समझना, मैं तो बस वांग जिंग पर खर्च किए गए पैसे से परेशान हूं। अगर वह नहीं होता तो वह पैसा मेरा होता। मेरे हर शब्द के साथ जिंग टियन की आंखों की चमक फीकी पड़ती गई। मेरे कंधे पर उसका हाथ ढीला और बेजान हो गया। फिर से पैसा? क्या तुम पैसे से इतना प्यार करते हो? वह पागलों की हंसी में फूट पड़ी। हंसी बढ़ती गई, जिसमें एक आत्मा को तोड़ देने वाली पीड़ा थी। अपनी धुंधली आंखों के माध्यम से
मुझे जिंग टियन की आंखों में आंसू चमकते दिखे। अगले ही पल वह तेजी से मुझसे दूर मुड़ गई। उसकी आवाज में आत्मोपहास भरा था। मैं सच में एक मूर्ख हूं? तुम साफ तौर पर बेरहम हो, तो फिर मैं तुम्हें एक और मौका क्यों देती रहती हूं? वह पागल महिला की तरह हंसी और फिर बेसुध होकर चली गई। उसकी पीठ के पीछे, जहां वह नहीं देख सकती थी, मैं चुपचाप से सक रहा था। मैंने बंद दरवाजे को देखा, अपनी छाती पकड़कर हवा के लिए हाँफ रहा था, एक मरते हुए इंसान की तरह बेहद निराशा में। रात मैंने बिल्कुल नींद नहीं की। अगली सुबह उठा तो मेरी आंखें 2 चिकन अंडों की तरह सूजी हुई थीं। नाश्ते के दौरान वांग जिंग ने लापरवाही से एक सवाल पूछा और उसके बगल में बैठी जिंग टियन ने जवाब दिया, वह तुम्हारी मोहब्बत जीतने पर जल रहा है। आखिरकार वह अभी भी इस घर का कानूनी मालिक है। जैसे ही उसने ये कहा, वांग जिंग की नजरें तुरंत सतर्क हो गईं। उसने मुझे देखने का तरीका तुरंत बदल दिया। मैं मुसीबत नहीं पालना चाहता था, इसलिए चाहे जिंग टियन कुछ भी कहे, मैं चुप रहा। वांग जिंग की नजरें इधर उधर भागीं। फिर उसने जिंग टियन का हाथ पकड़कर पूछा, नूना, आज तुम मुझे मेरे बर्थडे पर कहां ले जा रही हो? मैं अपने कुछ करीबी दोस्तों को भी बुलाना चाहता हूं। जिंग टियन ने उसके गाल पर एक हल्का थप्पड़ मारा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कल नूना घर पर तुम्हारे लिए एक बड़ी पार्टी रखेगी और साथ ही अपने कुछ दोस्तों से भी मिलवाऊंगी। उसके शब्दों का मतलब था कि वह वांग जिंग को अपने सामाजिक दायरे में आधिकारिक रूप से लाना चाहती थी। उसने यह कहते हुए मेरी उपस्थिति को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, मानो मेरा वहां कोई वजूद ही नहीं था। वांग जिंग ने खुशी से चीख मारी। नाश्ते के बाद मैं थका हारा अपने कमरे में गया, डेस्क पर बैठा और एक और गोली निगल ली। बोतल में गोलियों की घटती आपूर्ति देखकर मेरा दिल अकथनीय बेचैनी से भर गया। मुझे बस उम्मीद है कि जब मैं कल सुबह उठूंगा तो मुझे याद होगा कि मैंने अंगूठी कहां रखी है। गोली की बोतल बंद करके मैंने अपनी डायरी खोली और आज की हर घटना को रिकॉर्ड किया। डायरी के अंत में मैंने लिखा, जिंग टियन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं सच में बहुत थका हुआ हूं, बहुत दर्द में हूं। मैं अब छोड़ देना चाहता हूं। अगले दिन जिंग विला जीवंत माहौल में डूबा हुआ था। हर जगह रोशनी थी, भीड़ भाड़ थी। मैं एक मूर्ति की तरह मेहमानों का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर खड़ा था, गुजरने वाले आगंतुकों पर एक कठोर मुस्कान जमाए हुए। कुछ ही देर में मैंने अपना नाम सुना। वह लू युआनजो नाम का आदमी कौन है? मैंने सुना नौकर उसे सर कहते हैं। वांग जिंग की आवाज जोरदार नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि मैं सब कुछ सुन सकूं। वह तो बस एक बदकिस्मत पालतू जानवर है। नूना जिंग टियन तो उसकी तरफ देखती भी नहीं। छात्रों का एक गुच्छा आपस में फुसफुसा रहा था। मैंने अपने कानों तक पहुंचने वाली हर अपमानजनक बात सुनी, लेकिन उन्होंने मुझमें कोई भावना पैदा नहीं की। जिंग टियन मेरे पीछे खड़ी थी। मुझे पता न चला। उसने चिढ़कर पूछा, अंगूठी कहां है? मैं ठिठक गया। अजीबता से जवाब दिया, कौन सी अंगूठी? उसका चेहरा सख्त हो गया। दांत पीसते हुए कहा, मैंने तुमसे कल रात अंगूठी खोजने को कहा था। क्या मेरी बातें तुम्हारे लिए बेकार हैं? मैंने सहज रूप से इनकार करना चाहा, क्योंकि मेरे दिमाग में उस अंगूठी को खोजने की कोई याददाश्त नहीं थी। डर की एक लहर ने मुझे घेर लिया। मेरे हाथों ने अनजाने में एक दूसरे को खरोंच दिया, यहां तक कि खून बह गया। वांग जिंग बीच में आया, नूना, तुमने पहले खरीदे गए तोहफों में एक अंगूठी थी। शादी की अंगूठी बाद में मिल जाएगी। जिंग टियन ने ठंडी सांस ली, फिर चिल्लाई, तो जाओ उस तोहफों के ढेर में अंगूठी ढूंढो। जैसे ही मैं मुड़ने वाला था, किसी ने मुझे जोर से धकेल दिया। मैं सीधे तोहफों के बीच में गिर गया। पास खड़े शैंपेन टॉवर को भी गिरा दिया। असंख्य गिफ्ट बॉक्स और टूटे शीशे के टुकड़े मुझ पर बरस पड़े। उस पल मेरी नजरें सिर्फ जिंग टियन पर थीं, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ वांग जिंग पर थीं। साफ तौर पर मैं करीब था, फिर भी वह सिर्फ वांग जिंग को दूर खींचने पर केंद्रित थी। मैं पूरी तरह से शीशे के टुकड़ों और गिफ्ट बॉक्सों के ढेर के नीचे दब गया था। चमकीला लाल खून अंदर से रिस रहा था, फर्श पर बह रहा था। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। एक दिल दहला देने वाला दर्द मुझ पर हावी हो गया। कुछ देर बाद बटलर ने लोगों को लाकर मुझे मलबे से बाहर निकाला, लेकिन मेरा शरीर तरह तरह के घावों से भरा हुआ था। जिंग टियन का चेहरा ठंडा और भावशून्य था। उसने शांति से एक सवाल पूछा, दर्द होता है? मेरे होंठ कांपे। जैसे ही मैं उसे जवाब देने वाला था, उसने आवाज धीमी करके कहा, अच्छा होता अगर तुम दर्द से मर जाते। मेरा पूरा शरीर झटके से जम गया। मैंने स्तब्ध आंखों से उसे देखा। मेरा दिल ठंडा पड़ गया। मेरी सांसें भी एक पल के लिए रुक गईं। तुम अंगूठी भूल गए और तुमने शियाओ जिंग का बर्थडे भी बर्बाद कर दिया। तुमने यह जानबूझकर किया। उसने गुस्से में मेरा हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा जल रहा था। दांत पीसकर बोली, अपनी कोशिश बर्बाद मत करो। चाहे तुम मेरी आंखों के सामने मर जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं होगी। उसने मेरे पूरे शरीर के घावों को नजरअंदाज कर दिया। बस वांग जिंग का हाथ फिर से पकड़ा और भीड़ में चली गई। उसकी परिचित आवाज धीरे से गूंजी, यह मेरा प्रेमी है। वांग जिंग ने जिंग टियन की दृढ़ विदाई देखी। मैंने अपने होंठ काटे और कुछ नहीं कहा। बटलर दया से देखता हुआ पास आया। वह मुझे अस्पताल ले जाना चाहता था। मैंने मना नहीं किया। मैं मना नहीं करना चाहता था। मुझे अपने दिल को शांत करने के लिए एक जगह की जरूरत थी। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, पूरे हॉल में मेरे बारे में बातें होने लगी। उस लू युआनजो को किसी भी सहानुभूति की जरूरत नहीं है।
सालों पहले उसने सीईओ जिंग को छोड़ दिया था। अब वह यहां दयनीय अभिनय कर रहा है। वह सच में बेशर्म है। मैंने अपने घावों का इलाज करवाया, फिर बटलर से झूठ बोला कि मुझे पहले कहीं और जाना है, मेरा इंतजार मत करना। उसके बाद मैं डॉक्टर चिन के क्लिनिक गया। डॉक्टर चिन ने मुझे देखा, साफ खुश हुए, झट से मुझे बिठाया, एक कप चाय दी, फिर बोले, क्या आज हॉस्पिटलाइजेशन के कागजात पूरे करने आए हो? मैंने सिर हिलाया, कुछ सेकंड रुका, फिर हिचकिचाते हुए कहा, डॉक्टर चिन, मेरी याददाश्त कम होने लगी है, क्या इस धीमी करने के लिए कोई दवा है? डॉक्टर के चेहरे पर दुख की छाया छा गई। कुछ सोचकर बोले, मिस्टर लू, एक बार याददाश्त कम होने के लक्षण दिखने लगे तो यह प्रक्रिया तेज हो जाती है। आपकी भावनाएं भी बिना किसी कारण फूट पड़ेंगी। अगर आप अभी चेक इन नहीं करते तो मुझे डर है। वह आगे नहीं बोल पाए, लेकिन मैं पूरी तरह समझ गया। अगर मैं चेक इन नहीं करता तो मेरा अंत कई बीमारियों से जटिल होकर किसी गुमनाम गली के कोने में मरना होता, या मेरी मां की तरह एक साफ पल में नर्सिंग होम में अपनी जान ले लेना होता। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरा दिमाग पूरी तरह बिखरा हुआ था, लेकिन मैं डॉक्टर चिन को निराश नहीं करना चाहता था। मैंने जबरन मुस्कुराकर झूठ बोला, मुझे 2 और काम निपटाने हैं, एक बार वे हो जाएं तो मैं तुरंत चेक इन कर लूंगा। डॉक्टर चिन ने देखा कि मैंने आखिरकार अपना मन बदल दिया है, तो उन्होंने राहत के साथ मुस्कुराया। उन्होंने झुककर एक कागज पर एक नंबर लिखा और मुझे दिया। ये मेरा नंबर है। जब तुम चेक इन करने के लिए तैयार हो तो सीधे मुझे फोन करना। याद रखना, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। मैंने अपने दिल में अपराध बोध को दबाया, सिर हिलाया, माफी मांगी और अस्पताल से निकल गया। मैंने सीधे शहर के केंद्र के लिए टैक्सी ली। मैंने एक कस्टम वेडिंग रिंग की दुकान ढूंढी। अपने 2 कार्डों का उपयोग करके मैंने एक 10 कैरेट डायमंड रिंग ऑर्डर की। सेल्स पर्सन ने मेरी उदारता देखी तो वह खुशामद करने से नहीं रुकी। सर, आपका स्वाद बहुत उत्तम है। ये हमारे ब्रांड का लिमिटेड एडिशन है, जिसे अनंत प्रेम कहा जाता है। आपका साथी इसे पाकर बहुत खुश होगा। काउंटर पर मेरा हाथ अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। 5 साल पहले जब हमारी सगाई हुई थी तो मैं जिंग टियन के साथ एक जोड़ी अंगूठियां रखने का सपना देखता था, जिन पर हमारी गहरी भावनाएं उकेरी गई हों। बदकिस्मती से किस्मत ने अपना खेल खेला। 5 साल बाद मुझे उसे ये कस्टम वेडिंग रिंग भेजनी पड़ी, सिवाय इस बार उसके साथ ये अंगूठी पहनने वाला मैं नहीं होऊंगा। मेरी आंखों में टूटी उम्मीद का भाव झलका। मैंने अंगूठी को कुछ पल घूरा, फिर जबरन मुस्कुराकर पूछा, क्या इस पर नक्काशी हो सकती है? बिल्कुल सर, क्लर्क ने उत्सुकता से जवाब दिया। अंगूठी लेकर उन्होंने मुझे विस्तार से सब समझाना शुरू किया। पल और सेकंड बीतते गए। जब मैं जिंग विला लौटा तो बहुत देर हो चुकी थी। घर में रोशनी थी, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। किसी कारणवश मेरे अंदर एक अकथनीय बेचैनी पैदा हुई। बिना किसी खास कारण के जिंग टियन शायद ही कभी बाहर जाती थी, खासकर जब आज बर्थडे पार्टी हो चुकी थी। जब मैं सोच ही रहा था, बटलर घबराया हुआ भागा आया। उसके चेहरे पर दहशत थी। सीईओ जिंग यंग मास्टर वांग को मूवी थिएटर ले गई। अभी खबर आई है कि वहां आग लग गई है। बटलर ने बेसुध होकर बात की, कई बार हकलाया, फिर सही पता बताया। जैसे ही मैंने सुना, मैं बाहर भागा। मैंने पूरी गति से गाड़ी चलाई, कई रेड लाइट्स तोड़कर सिनेमा पहुंचा। चौक के अंदर और बाहर भीड़ थी, लेकिन जिंग टियन का कोई निशान नहीं था। मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था मानो मेरी छाती से बाहर निकल आएगा। मैंने उसका नाम चीखा, मेरी आवाज बैठ गई। मैंने अपनी जान की परवाह किए बिना अंदर भागा। आग कुछ देर पहले बुझ चुकी थी। अंदर गाढ़ा काला धुआं था, पूरी तरह अंधेरा। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैंने उसका नाम जोर जोर से पुकारते हुए खोजा। मैं यहां हूं, एक कमजोर आवाज ने एक कोने से जवाब दिया। मैं उसकी तरफ लड़खड़ाता हुआ गया। धीमी रोशनी में मैंने धीरे से उसके चेहरे को थपथपाया, लेकिन क्लॉस्ट्रोफोबिया की शिकार ऐसी व्यक्ति का चेहरा अब मौत के समान पीला पड़ चुका था। वह बहुत पहले ही बेहोश हो चुकी थी। मैंने दांत पीसकर उसे उठाया और कदम कदम बाहर निकला, लेकिन एक मोड़ पर फिसलने के कारण मैं सीधे सीढ़ियों से नीचे गिर गया। मैंने जिंग टियन को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया, दांत पीसकर उसके लिए गद्दे का काम किया। जैसे ही मैं फर्श से टकराया, दर्द इतना तीव्र था कि मैं लगभग बेहोश हो गया। लेकिन जब मैंने अपनी बाहों में जिंग टियन के बारे में सोचा, तो मैंने दांत पीसकर अपने पूरे शरीर पर बहते खून को नजरअंदाज कर दिया और तेजी से उसके घावों की जांच की। भगवान का शुक्र था कि उसे सिर्फ घुटनों और टखनों पर मामूली खरोंचें आई थीं, बाकी सब ठीक था। मैंने राहत की सांस ली, फर्श पर गिरकर जोर जोर से सांसें ली। उसी समय वांग जिंग भी आग के दृश्य से आया, बाहर भागा और मेरी आंखें अचानक चमक उठीं। मैंने तेजी से जिंग टियन को उसकी बाहों में सौंप दिया। कर्कश आवाज में बोला, उसे तुम्हारे साथ छोड़ता हूं। वांग जिंग के प्रतिक्रिया करने की प्रतीक्षा किए बिना मैं तेजी से लंगड़ाता हुआ चला गया। वांग जिंग ने बहुत तेजी से अपनी भूमिका निभाई। फायर फाइटर्स को बुलाया। उस दिन से वांग जिंग हमेशा अस्पताल में जिंग टियन के साथ रहता था। अगले दिन वे दोनों घर लौटे। जिंग टियन का रवैया वांग जिंग के प्रति पूरी तरह बदल गया था। उसने बटलर और नौकरों के सामने घोषणा की कि वह घर का पुरुष मालिक है। सबने हैरानी से एक दूसरे को देखा। किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन किसी ने कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। ड्राइवर ने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए पूछा, तो मिस्टर लू का क्या होगा? जिंग टियन ने उसे ठंडी नजर से देखा। उसकी आवाज में तीखापन था। आखिरकार बोली, वह इस घर में रहने के लायक नहीं है। मैंने लिविंग रूम में उनकी बातचीत को दरवाजे की दरार से साफ सुना। हर शब्द मेरे कानों में पड़ा। दुखी न होना झूठ होगा,
लेकिन मुझे खुशी भी थी कि जिंग टियन को एक नया प्रेमी मिल गया। वे बाद में शादी करेंगे, उनके बच्चे होंगे। जो काम मैं नहीं कर पाया, कोई और उनके लिए करेगा। और मैं शायद किसी गली के कोने में, किसी नर्सिंग होम में या कब्रिस्तान में चुपचाप उसकी खुशी देखूंगा। मैं चुपचाप मुस्कुराया, एक टेढ़ी मुस्कान। मुझे साफ खुश होना चाहिए था, लेकिन आंसू लगातार मेरे गालों पर बह रहे थे, मुंह में पहुंचकर कड़वे लग रहे थे। मैंने चेहरा पोंछा, मुड़ा और अपनी नोटबुक खोली। कलम उठाकर हर शब्द को सावधानी से पन्ने पर लिखा। जिंग टियन का एक नया प्रेमी है। अब मेरे जाने का समय आ गया है। उस दिन से जिंग टियन और वांग जिंग ने मुझे परेशान करना बंद कर दिया। वे दोनों कहीं एक शादी में शामिल होने गए थे। मैं अकेला घर में था। पिछले कुछ दिनों से मेरी याददाश्त तेजी से बिगड़ रही थी। बटलर ने खाने के लिए मेरा दरवाजा खटखटाया, लेकिन मैंने उसे पहचाना तक नहीं। मैंने उसे एक अजनबी की तरह व्यवहार किया और एक बार याद आने पर असीम पछतावा हुआ। शायद भविष्य में किसी दिन मैं पूरी तरह भूल जाऊंगा कि मैं कौन हूं। जिंग टियन को पूरी तरह भूल जाऊंगा। उसके प्यार जताते समय शर्माते चेहरे को भूल जाऊंगा। ब्रेकअप के समय उसके टूटे हुए दिल को भूल जाऊंगा। यह सोचकर डर की एक लहर ने मुझे अभिभूत कर दिया। निराशा एक उठती हुई सुनामी की तरह मुझ पर टूट पड़ी। मैंने बेसहारा होकर अपनी छाती को पकड़ा। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे दिल को अपने नंगे हाथों से फाड़ रहा हो। ताजा खून तेज पीड़ा के साथ मिल रहा था, जिससे मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने बेकाबू होकर सिर हिलाया। मेरा मुंह लगातार बड़बड़ा रहा था। नहीं, उस दोपहर मैं एक टैटू पार्लर की तरफ भागा। मैंने अपनी कलाई पर जिंग टियन का नाम गुदवाया, ताकि अगर एक दिन आए जब मुझे याद ना हो कि वह कौन है, तो जब मैं ये टैटू देखूंगा तो मुझे जरूर याद आएगा। मैंने किसी भी दुर्घटना के लिए डॉक्टर चिन का नंबर अपने फोन में सेव कर लिया और उसे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट बना दिया। फिर मैंने अपना बचा हुआ बैलेंस चेक किया। मां के नर्सिंग होम और अपनी अंतिम संस्कार की व्यवस्था का भुगतान करने के बाद 10 कैरेट डायमंड रिंग की कीमत घटाकर ज्यादा कुछ नहीं बचा था। मैंने अपनी जेब में आखिरी कार्ड देखा। मेरे पीले होठों ने हल्की सी हरकत की और कुछ दुखद हंसी निकली। उस दिन मैं हमेशा की तरह अपनी डेस्क पर बैठा, अपनी डायरी में लगन से लिखता और चित्र बनाता रहा। पीछे से कदमों की आवाज आई। मैं मुड़ा तो एक महिला, हालांकि परिचित और अजनबी, मेरी आंखों के सामने आई। मैंने उसके चेहरे को ध्यान से घूरा, अपनी याददाश्त में खोजा। मेरा चेहरा कुछ हद तक सुस्त था। मेरी अंतर्ज्ञान ने मुझे बताया कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूं, लेकिन मैं अपनी जान से भी ज्यादा कोशिश के बावजूद उसका नाम याद नहीं कर पा रहा था। सहज रूप से मैं अपनी डायरी देखना चाहता था, लेकिन जिंग टियन ने मुझे यह मौका नहीं दिया। वह तेजी से मेरे पास आई और मुझे गले लगा लिया। उसकी नजरें पेचीदगी से भरी थीं। उसकी आवाज शायद ही कभी कांपती थी। बटलर ने कहा कि आग वाले दिन तुम मुझे खोजने के लिए थिएटर गए थे। जिसने मुझे उस अंधेरे कमरे से बाहर निकाला, वह तुम थे। उन गहरी आंखों में शक, संघर्ष और पीड़ा थी। उन्हें देखकर मेरा दिल सिकुड़ गया। मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उसकी नाजुक भौहों को सहलाया, लेकिन अगले ही पल मैंने दृढ़ता से सिर हिलाया। कौन सा थिएटर? मुझे नहीं पता। मैं कभी वहां नहीं गया। क्या तुम्हारे पास कोई पैसा बचा है? मुझे कुछ और पैसे दो। मुझे बहुत बहुत सारे पैसे चाहिए। क्या तुम मुझे दे सकती हो? जिंग टियन की आंखों की चमक ज्वार की तरह खिसक गई। धीरे धीरे पूरी तरह फीकी पड़ गई, लेकिन उसके हाथ लगातार कसकर बंधे रहे। उसकी आवाज कर्कश थी, मानो नर्क की गहराइयों से गूंज रही हो, गुस्से का एक पहाड़ लिए हुए। पैसे के अलावा तुम्हें किस चीज की परवाह है? हमारी पुरानी भावनाएं तुम्हारे लिए क्या थीं? क्या तुम इंसान भी हो? उसके चेहरे पर पीड़ा थी। उसने मुझे एक लंबी गहरी नजर देखी, मानो उसने कोई फैसला कर लिया हो। फिर वह दृढ़ता से मुड़ी और चली गई। कमरे में अकेला मैंने छोटी नोटबुक उठाई, मन ही मन बड़बड़ाया। वह महिला कौन थी? अगली सुबह उठकर आदतन मैंने बेड साइड टेबल पर पड़ी गोली की डिब्बी में हाथ डाला और आखिरी 2 गोलियां निगल लीं। जब मैं अभी भी होश में था, मैंने पहले से तैयार किए गए कागजात निकाले और अपनी जेब में रख लिए। जब जिंग टियन ने मेरा दरवाजा खटखटाया, तो मैं पहले से ही पैक कर चुका था। एक शब्द भी कहे बिना मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे दरवाजे तक गया, जब तक हम दोनों कार में नहीं बैठ गए। उसने मुझे पूरी घृणा से देखा। उसके शब्दों में अभी भी वही व्यंग्यात्मक लहजा था। क्या तुम नहीं पूछोगे कि मैं तुम्हें कहां ले जा रही हूं? मैंने धीरे से जवाब दिया। क्या यह सिविल अफेयर्स ब्यूरो नहीं है? जिंग टियन ने सिर घुमाया, मुझे ठंडी नजरों से देखा। हाँ, हम तलाक ले रहे हैं। आज हम कागजात पूरे करेंगे। मैंने सिर हिलाया। मेरा चेहरा शांत था, बिना किसी लगाव के। लेकिन जिंग टियन की नजरों में यह शांत रवैया एक जलती हुई तीली की तरह था। तुरंत गुस्से की एक और तूफानी बौछार आ गई। मैंने अपने होंठ काटे, नहीं जानता था कि क्या कहूं। मेरे हाथ अनजाने में आपस में जुड़ गए, लेकिन अपनी बिगड़ती याददाश्त के बारे में सोचकर मैंने अपनी मुट्ठियां बांध लीं। पत्थर की तरह ठंडा बना रहा, उदासीन जवाब दिया। मुझे उम्मीद है कि सीईओ जिंग देखेंगी कि मैं सहयोग कर रहा हूं और मुझे कुछ आखिरी पॉकेट मनी देंगी। आखिरकार सब जानते हैं कि सीईओ जिंग सबसे उदार हैं। जिंग टियन गुस्से से इतनी बोलने लायक नहीं रही। उसके दांत किटकिटा रहे थे। उसका चेहरा लाल से पीला पड़ गया। आखिरकार उसने अपना चेहरा मोड़ लिया। डर था कि वह खुद पर काबू नहीं पा पाएगी और मुझे वहीं गला घोंट कर मार डालेगी। गहरी सांस लेकर जिंग टियन ने आदेश दिया, जाओ जल्दी करो। ड्राइवर ने आज्ञा का पालन किया और कार्यवाही तेजी से हुई। केवल 10 मिनट बाद
वे दोनों एक एक करके ब्यूरो से बाहर निकले। मेरी नजरें तलाक के कागज पर हमारी संयुक्त तस्वीर पर टिकी थीं। मेरे मुंह में कड़वाहट भर गई। 6 महीने से अधिक की शादी, इस शादी का नतीजा सिर्फ एक नीला प्रमाण पत्र था। मेरी नजर जिंग टियन की पतली पीठ पर टिकी रही। वह पलटी। उसकी काली आंखें मिट न सकने वाली स्याही के एक कुंड की तरह थीं। उसने एक ब्लैक एंड गोल्ड कार्ड बढ़ाया। ले लो, यह आखिरी चीज है जो मैं तुम्हें दे सकती हूं। वह रुकी, फिर होठों को सिकोड़ कर कहा, अब से हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। मेरा शरीर हल्का सा लड़खड़ाया, मेरे गले में खून का स्वाद उठा। मैंने अपने दांत कसकर पीस लिए, एक भी शब्द नहीं बोल पाया। मेरी कठोर उंगलियों ने धीरे धीरे कार्ड ले लिया। जिंग टियन ने मुझे एक लापरवाह नजर दी, फिर मुड़ी और कार में बैठ गई। कार धीरे धीरे दूर चली गई और दूर होती गई, जब तक पूरी तरह गायब नहीं हो गई। मेरे पीले होंठ अब और नहीं रुके। धीरे से फुसफुसाए, ठीक है। मैं अकेला सड़क के किनारे खड़ा रहा, उस दिशा में घूरता रहा जिधर कार गई थी। मैंने अपनी हथेली में नोटबुक को लगभग कुचल दिया। मुझे नहीं पता कितना समय बीत गया। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। देर के शरद ऋतु की ठंड लिए मेरी त्वचा पर चुभ रही थी। राहगीर जल्दी जल्दी आश्रय ढूंढने लगे, लेकिन मैं बेखबर ठंडी हवा में खड़ा अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। गेट पर सुरक्षा गार्ड ने सोचा कि मैं तलाक के बाद इतना टूट गया हूं कि कुछ बेवकूफी कर सकता हूं। वह छाता लेकर बाहर भागा और दयालुता से सलाह दी, तलाक हो गया, कृपया कुछ बेवकूफी मत सोचना। मैंने अपना बारिश से भीगा चेहरा उसकी तरफ घुमाया। मेरे गीले चेहरे पर साफ उलझन और खोएपन का भाव था। मैं कौन हूं? अगले कुछ दिनों में जिंग टियन ने वांग जिंग को अपने साथ सामाजिक मेल मिलाप में ले जाना शुरू किया, एक पार्टी से दूसरी रिसेप्शन तक, देखकर कि वह अपने नौजवान बॉयफ्रेंड की कितनी अच्छी देखभाल करती है। सबको पता था कि मेरे साथ उसका रिश्ता पूरी तरह खत्म हो चुका है। नतीजतन उनकी बातें बेलगाम हो गईं। सीईओ जिंग, तुम कब शादी करने और मां बनने की सोच रही हो? उस बेरहम लू युआनजो ने तुम्हें पहले रोका था। अब जब तुम तलाक ले चुकी हो तो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी घटना की तैयारी करो। जिंग टियन ने इन चुटकुलों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसे अपने दिल में एक असामान्य खालीपन महसूस हुआ। क्या सोच रही हो? वांग जिंग ने उसका हाथ पकड़ा। जिंग टियन ने जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई हो। वांग जिंग ने सब देखा। वह बहुत निराश हुआ। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर लू युआनजो नाम के उस आदमी में ऐसा क्या था कि एक अमीर महिला जिंग टियन लगातार उसके लिए तरसती रहती थी। उसके मन की नाराजगी ने वांग जिंग को और ढीठ बना दिया। उसने दिखावटी तौर पर कहा, नूना, क्या तुम मेरे साथ बच्चा पैदा करना चाहती हो? हालांकि जिंग टियन के दिमाग में इस वक्त एक और आवाज गूंज रही थी, टियन टियन, तुम्हें क्या लगता है हमारे कितने बच्चे होंगे? जिंग टियन ने कुछ नहीं कहा। उसने थकी हुई अपनी कनपटी रगड़ी। उसके दिल में एक अकथनीय बेचैनी अचानक उठी। उसने अप्रत्याशित रूप से वांग जिंग को दूर धकेल दिया। वांग जिंग की ईर्ष्या भरी नजरें फटने वाली थीं। उस पल उसे पता था कि जिंग टियन अभी भी मेरे बारे में सोच रही है। ऐसा लग रहा था कि उसे अपनी प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा महसूस हुई। जिंग टियन ने धीरे से वांग जिंग की पीठ थपथपाई, उसे आश्वस्त करने के लिए। ठीक तभी पीछे से एक मजाकिया आवाज सुनाई दी, कुछ देर पहले। सोचो, मैं सोंगशान नर्सिंग होम में किससे मिला? सीईओ जिंग के पूर्व पति लू युआनजो से। जिंग टियन ने अचानक सिर घुमाया। उस व्यक्ति ने जारी रखा, वहां की सभी नर्सें उसे जानती हैं। लू युआनजो वहां नियमित मेहमान की तरह हैं। सबकी संदिग्ध नजरें जिंग टियन पर एक एक करके गड़ीं, जिज्ञासा से भरी, स्पष्टीकरण पूछना चाहती थीं। ऐसा लगा जैसे जिंग टियन के दिल की एक झील के बीच में एक पत्थर फेंका गया हो। अनाम लहरें फैल गईं। लू युआनजो ने कभी नहीं बताया था कि उसके कोई रिश्तेदार नर्सिंग होम में हैं। अगर उसे पैसे से इतना प्यार था तो क्या यह किसी रिश्तेदार की देखभाल के लिए पैसे की जरूरत के कारण हो सकता है? जिंग टियन और नहीं रुक सकी। वह इस सच्चाई को सत्यापित करने के लिए जल्दी में थी, इतनी कि उसके कदम साफ तौर पर अस्त व्यस्त हो गए। वांग जिंग उसके पीछे भागा, नूना आगे, पुकारता हुआ। लेकिन जल्दी में महिला ने एक सेकंड के लिए भी रुकने की जहमत नहीं उठाई। उसने दांत पीसकर उसका पीछा किया। उसकी आंखों में ईर्ष्या और नफरत थी। उस रात जिंग टियन को शेन सुयू नाम के एक व्यक्ति के बारे में पता चला। वह महिला 5 साल से सोंगशान नर्सिंग होम में थी। उनके बीच का रिश्ता मां बेटे का था। पुरानी यादें एक बार फिर खुल गईं। मेरे पिता का निधन जल्दी हो गया था। घर पर सिर्फ मेरी मां थी। उससे पहले जब दोनों ने सगाई करने का फैसला किया था तो उसने एक बार मेरी मां से मुलाकात भी की थी। मेरी मां की शक्ल नाजुक थी। उनके चेहरे पर क्लासिक जंगनान आकर्षण था। 5 साल बाद जब उसने शादी के लिए रजिस्ट्रेशन कराते समय मुझसे दोबारा मुलाकात की तो उसने मेरी मां से मिलने का भी सुझाव दिया, लेकिन मैंने चतुराई से मना कर दिया। उसे वह दृश्य बहुत साफ याद था। मेरे चेहरे पर उस समय ठंडा भाव था। जो, कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमसे सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रहा हूं। इन अनावश्यक चरणों की क्या जरूरत है? चलो सीधे शादी का प्रमाण पत्र ले लेते हैं। उस समय वह गुस्से से जल रही थी, इसलिए उसने वैसा ही किया जैसा मैंने कहा। वह केवल शादी का प्रमाण पत्र लेने गई। शादी की अंगूठी बाद में सामाजिक जरूरतों के कारण खरीदी गई थी और गपशप से बचने के लिए इसे जल्दबाजी में खरीदा गया था। जिंग टियन ने आवाज धीमी की। फोन पकड़े उसकी हथेली ठंडे पसीने से भीगी हुई थी। क्या तुम्हें पता चला है कि शेन सुयू किस बीमारी के कारण नर्सिंग होम में थी?
दूसरी तरफ सहायक की आवाज सुनाई दी। नर्सिंग होम द्वारा प्रदान की गई जानकारी है। लेकिन ठीक उसी महत्वपूर्ण क्षण कमरे का दरवाजा किसी ने जोर से पटक दिया। वांग जिंग अंदर लड़खड़ाता हुआ आया। उसका चेहरा लाल था। उसके चेहरे पर दर्द था। नूना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरा पूरा शरीर खुजला रहा है। मुझे नहीं पता, शायद एलर्जी है। जिंग टियन ने उसे सिर्फ एक उदासीन नजर दी, फिर मुड़ी, अपने बैग से कुछ एलर्जी की दवा निकाली और उसे दी। एक गोली लो, अगले कुछ दिन शराब मत पीना। अगर स्थिति में सुधार नहीं होता तो मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगी। वांग जिंग का चेहरा थोड़ा अप्रिय था। उसने कुछ देर इंतजार किया, फिर आखिरकार दवा ली, दांत पीसकर कमरे से निकल गया। दरवाजा बंद करने के ठीक बाद जिंग टियन का फोन लगातार बजने लगा। एक पार्टनर की शिपमेंट में थोड़ी समस्या थी। समय बीता गया। जब तक सब कुछ निपटा, रात बहुत हो गई थी। उसने कुछ देर अपने फोन को खाली नजर से घूरा। उसे लगा जैसे वह कुछ भूल गई है। लेकिन अपने नोट्स की जांच करने पर उसे कुछ नहीं मिला। अगले दिन जिंग टियन वांग जिंग के साथ जल्दी घर लौटी। बटलर बहुत तेज बोलने वाला था। जैसे ही उसने उन दोनों को देखा, वह उन्हें सर और मैडम कहकर पुकारने लगा, जिससे वांग जिंग बहुत खुश हुआ। उसके चेहरे पर मुस्कान और भी चमक उठी। लेकिन जिंग टियन को यह सुनकर असहजता हुई। उसने कुछ नहीं कहा। वह बेसुध होकर दूसरी मंजिल पर चली गई। मेहमानों के कमरे का दरवाजा खुला ही था। यह ठीक वैसा ही दिख रहा था जैसे मैंने छोड़ा था। अंदर कपड़े और सामान थे। वांग जिंग और बटलर की बातचीत उसके कानों तक पहुंची। मेरे तोहफों के लिए एक कमरा तैयार करो, खासकर तोहफे रखने के लिए। यह धूप वाला कमरा होना चाहिए जिसमें खिड़की हो। चलो वह कमरा इस्तेमाल करते हैं जिसमें लू युआनजो रहता था। बटलर ने एक नोटबुक पकड़ी, ध्यान से उसके हर अनुरोध को लिखा। जिंग टियन ने बीच में टोका, इस कमरे को मत छेड़ना, दूसरा कमरा इस्तेमाल करो। वांग जिंग का चेहरा तुरंत जम गया। लेकिन उसने फिर भी दिखावा किया कि उसे परवाह नहीं है। उसने जबरन मुस्कुराकर कहा, तो फिर दूसरा कमरा बदल दो। बटलर ने तुरंत आज्ञा मानकर सिर झुकाया और वांग जिंग के पीछे पीछे चला गया। जिंग टियन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने मेरे कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। उसने बटलर को बुलाया। जब तुम्हारे पास समय हो तो मिस्टर लू को फोन करना। उसे बताना कि वह अपना सारा सामान ले जाए। अपना सामान यहां छोड़कर जाना सिर्फ मेरी जगह को गंदा करना है। उसके जाने के बाद बटलर ने अपने मन में एक गुप्त आह भरी। यह तीखी जुबान और नर्म दिल वाली आदत शायद वह कभी नहीं छोड़ पाएगी। उस रात कुछ पुराने दोस्त जिंग विला में पार्टी के लिए इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा कि वे जिंग टियन को उस बदमाश से छुटकारा पाने का जश्न मना रहे हैं। जैसे जैसे सब बातें कर रहे थे, जिंग टियन थोड़ी बेखबर लग रही थी। उसकी नजरें खाली थीं, खोई हुई और लड़खड़ाती हुई। एक पुराने दोस्त ने देखा कि वह ठीक नहीं है, इसलिए उसने सीधा पूछा, क्या बात है? क्या अभी भी लू युआनजो के बारे में सोच रही हो? जिंग टियन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। बहुत देर की चुप्पी के बाद वह रुंधी आवाज में बोली, क्या किसी को पता है कि वह कैसा है? सबने सिर हिलाया। तुम दोनों के तलाक के बाद किसी ने लू युआनजो को नहीं देखा। किसी को नहीं पता कि वह कहां है। जिंग टियन के दिल में एक अकथनीय बेचैनी उठी। उसकी छाती बहुत तंग थी। ठीक तभी मुख्य दरवाजे पर एक हंगामा हुआ। एक आदमी औपचारिक पोशाक में एक उपहार बैग और चमकीले लाल गुलाबों का गुलदस्ता लेकर अंदर आया। मेहमानों ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने सोचा कि यह एक सरप्राइज प्रपोजल है। सब वापस बैठ गए, नाटक देखने का इंतजार करने लगे। क्या मैं पूछ सकता हूं कि मिस जिंग कौन है? जिंग टियन ने अपना वाइन का गिलास नीचे रखा और उससे मिलने के लिए खड़ी हो गई। यह मिस्टर लू द्वारा आपके लिए भेजा गया एक कस्टम मेड उपहार है। इसे आज ही तैयार किया गया था। कृपया इसे खोलकर देखें। जिंग टियन स्तब्ध रह गई। लू युआनजो की तरफ से एक उपहार। इससे पहले कि उसका दिमाग इस पर विचार कर पाता, उसके हाथ अपने आप चलने लगे और उपहार बॉक्स खोल दिया। 10 कैरेट डायमंड रिंग बॉक्स के अंदर चुपचाप पड़ी थी, तेज रोशनी के नीचे। वह चमकदार चमक से जगमगा रही थी। वांग जिंग की आंखें चमक उठीं। वह उसके पीछे खड़ा था। वह जल्दी से पास आया। औपचारिक सूट पहने आदमी ने समझाया, यह एक कस्टम डिजाइन्ड अंगूठी है। मिस्टर लू ने बैंड के अंदर एक शिलालेख खुदवाया था, आप देख सकती हैं। जिंग टियन ने अंगूठी उठाई, उसे रोशनी के नीचे पकड़ा। जिंग टियन और वांग जिंग को शुभ विवाह की कामना। हर गहरा उकेरा गया शब्द जिंग टियन के दिल को कसकर जकड़ ले गया। बर्थडे पार्टी का दृश्य तुरंत उसके दिमाग में चमक उठा। जब उसने ठंडेपन से उसे अंगूठी वापस मांगी थी, उस समय वह खून से लथपथ था। उसके चेहरे पर दर्द था जिसे वह दबा नहीं पा रहा था। जिंग टियन की आवाज हल्की सी कांपी। क्या लू युआनजो ने कुछ कहा? सूट पहने आदमी ने सिर हिलाया। नहीं, मिस्टर लू ने बस हमें यह अंगूठी जल्द से जल्द यहां पहुंचाने को कहा। यह रहा इनवॉइस, कृपया रख लें। नाजुक कागज का टुकड़ा उसे सौंपा गया। जब उसने कोने में राशि को ध्यान से देखा तो जिंग टियन की पुतलियां सिकुड़ गईं। यह ठीक उतनी ही राशि थी जो उसने एक बार मुझे दी थी। जिंग टियन को समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने इनवॉइस को अपनी हथेली में कसकर पकड़ लिया, उसे एक गेंद में कुचल दिया। वांग जिंग ने अचानक अंगूठी के लिए हाथ बढ़ाया। बड़ी बहन, यह अंगूठी बहुत सुंदर है। क्या तुम इसे मुझे देने की सोच रही हो? उसने सोचा कि जिंग टियन पहले की तरह उसे अंगूठी थमा देगी, शायद उसे उसकी रिंग फिंगर पर पहनाने में भी मदद करे। हालांकि जैसे ही उसका हाथ आधा पहुंचा, उसने उसे पकड़ लिया। उसने सिर उठाया और जिंग टियन की ठंडी तिरस्कारपूर्ण नजर से मुलाकात हुई।
ऐसा लगा मानो उस पर ठंडे पानी की एक बाल्टी डाल दी गई हो। वह तुरंत होश में आ गया। जिंग टियन ने अपना फोन निकाला और बाहर निकलने के लिए मुड़ी। हॉल की सभी नजरें उस पर टिकी थीं। कुछ व्यंग्यात्मक थीं, कुछ हंस रहे थे और कुछ संदिग्ध थे। यह वांग जिंग बच्चा सच में कोई समझ नहीं रखता। यह लू युआनजो द्वारा दी गई अंगूठी है और वह उसे मांगने की हिम्मत करता है। सच में बहुत लालच है। मुझे लगता है कि वह लू युआनजो के जैसा ही है। मेहमानों की फुसफुसाहट बहुत धीमी थी। वांग जिंग ने हर शब्द सुना, ठीक उसी तरह जैसे आखिरी बर्थडे पार्टी के दौरान उसने जानबूझकर लू युआनजो को बदनाम किया था। जितना वांग जिंग ने सोचा उतना ही वह गुस्से से भर गया। उसके दिल में इतने समय से दबी गुस्से की आग एक जंगली जानवर की तरह थी। उसने अपनी जंजीरें तोड़ दी। वह भड़क उठी, जिसने उसके तर्क को पूरी तरह डुबो दिया। मुठ्ठियां भींचकर वह ऊपर की मंजिल की तरफ बढ़ा। वह सीधे मेरे मेहमानों के कमरे में घुसा। उसने जो कुछ भी देखा उसे पकड़ा, बदले की भावना से फर्श पर पटक दिया। एक पल में शांत कमरा हिंसक टूटने की आवाज से गूंज उठा। तकिए, चादरें और अलार्म घड़ी फट गई। वांग जिंग का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। वह डेस्क की तरफ भागा और बिना देखे दराज खोली, सब कुछ उठाया और उसकी सामग्री सीधे कचरे में फेंक दी। एक उत्तम नोटबुक ने अचानक उसकी नजर पकड़ी। जैसे ही वांग जिंग उसे उठाने के लिए झुका, ऊपर से एक बर्फीली आवाज सुनाई दी, उसे नीचे रखो। वांग जिंग की नजर जिंग टियन की आंखों से सीधे मिली। पहले की तरह प्यार भरी नजर अब ठंडापन और पूर्ण घृणा की चमक से बदल गई थी। जिंग टियन ने ठंडे स्वर में कहा, तुम पहले बाहर निकलो। मेरे आदेश के बिना तुम्हें यहां आने की इजाजत नहीं है। वांग जिंग ने और कोई हरकत करने की हिम्मत नहीं की। आंसू पोंछते हुए उदास होकर चुपचाप चला गया। उसके पीछे दरवाजा बंद होने का इंतजार करने के बाद जिंग टियन ने झुककर नोटबुक को कचरे से उठाया। किसी अज्ञात कारणवश इस पल में उसकी हृदय गति अचानक तेज हो गई। उसे पूर्वाभास था कि लंबे समय से चले आ रहे रहस्य का जवाब इस नोटबुक में मिल सकता है। उसके कांपते हाथों ने एक एक पन्ना पलटा। हस्ताक्षर धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने आने लगे। उसने हर शब्द को ध्यान से पढ़ा, एक भी अक्षर छूट जाने के डर से, जब तक उसकी नजरें कुछ शब्दों पर नहीं रुकीं। अल्जाइमर रोग। जिंग टियन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। नोटबुक पकड़े उसके हाथ लगातार कांप रहे थे। 10 नवंबर, शुक्रवार। शियाओ टियन उस वांग जिंग नाम के लड़के से बहुत लगाव दिखा रही है। उसे इतना करीब देखकर मुझे उसके लिए खुश होना चाहिए, लेकिन मेरी आत्मा की गहराई में दर्द अंतहीन है। 11 नवंबर, शनिवार। वह आज बहुत गुस्से में थी। उसने मुझे सबके सामने शादी की अंगूठी निकालने के लिए मजबूर किया। मैंने उसे बताया कि मैं भूल गया हूं कि वह कहां है। उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया। उसने यहां तक शक किया कि मैंने जानबूझकर वांग जिंग का बर्थडे पार्टी बर्बाद किया। मैंने सच में ऐसा नहीं किया। मेरी याददाश्त बस कमजोर हो रही है। मैं उसके पीछे भागकर समझाना चाहता था, लेकिन उसकी हड्डी ठंडी नजर ने मुझे हिचकिचाया। हालांकि मेरे शरीर पर घावों में दर्द था, सबसे दर्दनाक जगह अभी भी मेरा दिल है। 16 नवंबर, गुरुवार। कल सुबह उठकर 2 गोलियां लेनी है। बिस्तर के नीचे रखे कागजात और नोट को पास रखना है। फोन लाना याद रखना है। जिंग टियन के साथ सिविल अफेयर्स ब्यूरो तलाक के लिए जाना है। जिंग टियन कुर्सी पर ढह गई। उसने उन शब्दों को खाली नजर से घूरा, एक खोई हुई आत्मा की तरह। वह हिल भी नहीं सकती थी। उसकी नजरें हर वाक्य पर चिपकी हुई थीं। उन्हें अनगिनत बार 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 पढ़ रही थीं। केवल 10 मिनट बाद वह होश में आई। लू युआनजो को शुरुआती विरासत में मिला अल्जाइमर है। हालत बदतर होती जाएगी, मूडी और अप्रत्याशित हो जाएगा। बिना कारण चीखना, यहां तक कि मानसिक पतन से पीड़ित होना, जहां वह दूसरों को या खुद को चोट पहुंचा सकता है। यह पता चला कि 5 साल पहले उसने मुझे छोड़ने का यही असली कारण था। कोई अमीर एआई नहीं था, कोई शुगर डैडी नहीं था। सब कुछ सिर्फ एक नाटक था जो उसने खुद निर्देशित किया था। उसके गले में एक मीठा धात्विक स्वाद उठा। खून की एक धार उसके मुंह के कोने से बह निकली। उसकी ठोड़ी से टपकी, नोटबुक पर गिरी, आंसुओं से सने पन्नों को लाल कर दिया। उसने जल्दी से उसे पोंछने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जितना पोंछती उतना ही लाल रक्त फैलता, जब तक कि वह सब कुछ चमकीला लाल नहीं दिखने लगा। उसकी नजरों में उन पन्नों पर कलम का हर स्ट्रोक तेज धार वाले ब्लेड में बदल गया। उसके दिल को टुकड़े टुकड़े कर रहा था, स्ट्रोक द स्ट्रोक। तो लू युआनजो ने 5 साल पहले मेरे भले के लिए मुझे छोड़ दिया, यहां तक कि 5 साल बाद तलाक भी मेरे लिए ही था। और फिर भी मैं एक मूर्ख की तरह बिना किसी शक के उससे नफरत करती रही। पछतावा और पीड़ा जिंग टियन के दिल में अंतहीन रूप से फैल गई। वह अचानक हंस पड़ी, आंसू बह निकले। उसकी छाती जोर जोर से धड़क रही थी। उसका पूरा शरीर इतना कांप रहा था कि वह मुश्किल से खड़ी रह सकती थी। उसके पीछे की मेज उसका एकमात्र सहारा थी। मैं सच में एक राक्षस हूं, वह रुंधी आवाज में बोली। सिसकियां उसके दांतों के बीच से निकल रही थीं। उसके चेहरे पर कच्ची पीड़ा छिप नहीं रही थी। पुरानी यादें ज्वार की तरह वापस आ गईं। अतीत फिर से जीवंत हो उठा। शादी के पंजीकरण के बाद पहली रात उसने शराब से हिम्मत जुटाकर मेरा दरवाजा खटखटाया। शादी की रात की बातें बड़बड़ा रही थीं, लेकिन मैं बहुत डर गया। बाथरूम में छिप गया, बाहर नहीं आया। उस समय उसका चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया था।
दरवाजे के बाहर खड़ी होकर गुस्से से मांग कर रही थी। लू युआनजो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसकी आवाज टूटी हुई थी, पूर्ण पीड़ा से भरी। उसकी छाती में जैसे रुकावट आ गई हो, सांस लेना भी मुश्किल हो गया। सिर्फ दर्द बचा था। पीड़ा की एक लहर उसकी देर से हुई एहसास के साथ मिली, एक विशाल जाल की तरह उसे फंसा रही थी। उसने शून्य में हाथ बढ़ाया, फुसफुसाते हुए, युआनजो। फिर वह फर्श पर गिर गई। जब आखिरकार उसे होश आया तो उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा पाया। उसकी नाक से गार्डेनिया की परिचित खुशबू गायब थी। उसकी जगह डिसइंफेक्टेंट की तीखी भारी गंध थी। पास खड़े सचिव ने उसे उठते देखा। उसने जल्दी से पूछा, प्रेसिडेंट जिंग, आप कैसा महसूस कर रही हैं? क्या आप कुछ खाना चाहेंगी? जिंग टियन ने लगातार सिर हिलाया। उसे बोलने में बहुत देर लगी। सोंगशान नर्सिंग होम की जांच रिपोर्ट मुझे लाओ। सचिव ने झिझकते हुए एक मोटा स्टैक दस्तावेज अपने बैग से निकाला और उसे सौंप दिया। जिंग टियन ने दस्तावेज लिए और हर पन्ना पलटा। उसने अपने पीले होठों को इतनी जोर से काटा कि गहरे निशान पड़ गए। उसकी आंखों में दर्द उसे डुबोने के लिए तैयार लग रहा था। दस्तावेजों में 5 साल पहले सोंगशान नर्सिंग होम में शेन सुयू के उपचार की प्रक्रिया का विवरण था। उन 5 वर्षों के दौरान अपनी मां की देखभाल करते हुए शेन सुयू लगभग कभी भी पूरी तरह होश में नहीं थी। उसने कई बार आत्महत्या का प्रयास किया, यहां तक कि अपने ही बेटे को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसका शरीर टूटी हड्डियों और आघात के निशानों से भरा था। 5 सालों तक उसने हर संभव कोशिश की, अपनी मां के इलाज के लिए अपनी हर प्रॉपर्टी को बेचा और मॉर्गेज किया। सबसे महंगी दवाइयां बिना किसी चूक के नर्सिंग होम भेजी गई, लेकिन नतीजे बहुत कम थे। 5वें साल तक वह आखिरकार और नहीं संभाल पाया। वह नर्सिंग होम का बहुत बड़ा कर्जदार था। जब उसकी मां को बाहर निकाला जाने वाला था, ठीक उसी समय उसने और मैंने शादी कर ली। लेकिन आखिरकार परिणाम नहीं बदला। शेनसुयू इतनी शारीरिक और मानसिक पीड़ा सहने के बाद इस दुनिया को छोड़ने का फैसला किया। शायद अपनी मां को देखकर उसने अपने आखिरी अंत की भविष्यवाणी कर ली थी, इसलिए उसने सब कुछ छिपाने का फैसला किया, मुझे हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया। जिंग टियन की सांसें थम सी गईं। दस्तावेज पकड़े उसकी उंगलियां बिना रुके कांप रही थीं। जल्दी करो, लू को ढूंढो, मेरे लिए लू युएनजो को ढूंढो। असिस्टेंट ने फौरन मेरा नंबर मिलाया। जिंग टियन हर 10वें सेकंड का इंतजार करती रही। उसने चादर को इतनी मजबूती से पकड़ा कि वह उलझ गई। उसके पोर तनाव से सफेद पड़ गए। उसके दिल में वह तैयारी कर रही थी कि मुझसे क्या कहे। क्या उसे पहले माफी मांगनी चाहिए और क्षमा भीख मांगनी चाहिए, या उसे सीधे मुझे बताना चाहिए कि मैं चाहे कुछ भी बन जाऊं, वह मेरे साथ जीवन भर रहना चाहती है। जब वह अभी भी अपने आप से बहस कर रही थी, असिस्टेंट ने एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ रिपोर्ट किया, प्रेसिडेंट जिंग, फोन नहीं लग रहा, कोई जवाब नहीं दे रहा। उसका दिल धड़क गया। उसकी आवाज कांप रही थी। कॉल करते रहो, रुको मत। और इसलिए असिस्टेंट ने बार बार रेडियल करना जारी रखा। 20 से अधिक कॉल की गई, फिर भी किसी ने फोन नहीं उठाया। जेठी का चेहरा हर बिना उठे कॉल के साथ धीरे धीरे मुर्दे की तरह सफेद होता गया, जब तक कि उसके भाव में जीवन का कोई निशान नहीं बचा। सेक्रेटरी ने यह पूछने की हिम्मत नहीं की कि क्या उसे जारी रखना चाहिए। उसने सिर्फ थकान सहकर बटन दबाते रहना जारी रखा, जब तक कि उसने एक बोली आवाज नहीं सुनी, बस करो, मेरे लिए युआनजू के ठिकाने की जांच करो, उसे ढूंढो, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। सेक्रेटरी ने अपने माथे से पसीना पोंछने की हिम्मत भी नहीं की। उसने आज्ञा में सिर झुकाया और मुड़कर चला गया। फिर जैसे कुछ याद आया, वह वापस मुड़ा और पूछा, प्रेसिडेंट जिंग, आखिरी बार आप और मिस्टर लू ने कहां अलविदा कहा था? अचानक सवाल ने जिंग टियन को डर से झकझोर दिया। उसने सहज रूप से सिविल अफेयर्स ब्यूरो में उत्तर दिया। जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, ऐसा लगा जैसे उसके कानों में जोरदार धमाका हुआ हो। उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। वह पहले से ही अल्जाइमर की आखिरी स्टेज में था। उसकी याददाश्त पहले ही जाने लगी थी, और फिर भी उसने उसे अकेला छोड़ने का दिल किया था। सिविल अफेयर्स ब्यूरो में जिंग टियन की आंखें लाल थीं। उसका रंग मुर्दे से भी ज्यादा पीला था। कांपते हुए उसने खड़े होने की कोशिश की। उसने कंबल वापस फेंका, लेकिन अपने पहले ही कदम के साथ वह जमीन पर गिर गई। उसके होंठों से ताजा खून फूलों की पंखुड़ियों की तरह बिना रुके बहने लगा। इस समय जिंग टियन की चिंता और भय ने उसे अर्ध चेतन अवस्था में पहुंचा दिया। उसे ऐसा लगा जैसे कुछ महत्वपूर्ण उससे दूर जा रहा है। मैं एक विशाल चौराहे के बीच में खड़ा था, खोया हुआ। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया। जब मैं फिर से उठा तो मेरे कान में एक कोमल आवाज गूंजी, क्या तुम होश में आ गए? क्या तुम्हें याद है मैं कौन हूं? उस व्यक्ति ने मेरे सामने हाथ हिलाते हुए पूछा। उसके चेहरे पर एक गर्म वसंत की हंसी थी। मैं अचंभित था और कुछ नहीं जानता था। मेरी आंखों में डर की एक झलक दिखी। मैं अब याद नहीं रखता कि मैं कौन हूं। क्या तुम मुझे जानते हो? मैंने उस आदमी के गड्ढे हुए चेहरे को देखा और हल्की हवा से गर्म होकर धीरे से पूछा। उसके चेहरे पर थोड़ा रंग लौट आया था। उसकी आंखों में कोई चालाकी नहीं थी।
केवल पूर्ण विश्वास था। डॉक्टर चिन कुछ देर रुका। उसने कुछ सेकंड सोचा और फिर उत्तर दिया, मैं तुम्हें जानता हूं। तुम्हारा नाम लू युएनजो है और मैं चिन सिमिंग हूं। मैं तुम्हारा अटेंडिंग फिजिशियन हूं। जैसे ही उसने बात पूरी की, उसने बगल के आदमी की प्रतिक्रिया सुनी, लेकिन बहुत देर तक कोई जवाब नहीं आया। कोने से नजर डालने पर उसने देखा कि मैंने पहले ही आंखें बंद करके सो चुका था। चिन सिमिंग ने एक शांत सांस छोड़ी। उसके हाथों ने वॉश क्लॉथ को जकड़ लिया। उसके दिमाग में वह गणना कर रहा था कि वास्तव में मेरी मदद कैसे की जाए। मुझे नहीं पता कि कितनी देर सोया। मेरे पेट के जोर से भूख से गड़गड़ाने पर मेरी नींद खुली। जैसे ही मैंने आंखें खोली, बेड साइड टेबल पर एक कटोरी पहले से ही इंतजार कर रही थी। सुगंधित वॉन्टन सूप, साफ शोरबा के ऊपर हरी प्याज और अंडा तैर रहा था। मैंने लार निगली और जोर से निगल लिया। मैंने कटोरा उठाया और खुशी खुशी खाने लगा, एक एक निवाला। जब तक मैंने आखिरी वॉन्टन खत्म किया, चिन सिमिंग एक लिफाफा लेकर अंदर आया। उसने मेरे सामने ही उसे खोला। अंदर आईडी, बैंक कार्ड और कागज का एक छोटा सा टुकड़ा था। सौभाग्य से मैंने इसे ध्यान से संभाला और प्लास्टिक में लपेट दिया ताकि बारिश से भीग न जाए। कागज पर कुछ पंक्तियां थीं। डॉक्टर चिन, मैं बिल्कुल अकेला हूं। मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। कृपया मुझे एक नर्सिंग होम से संपर्क करने में मदद करें। इसके बाद मैं अपना जीवन और मृत्यु किस्मत पर छोड़ देता हूं। वह नोट को घूरता रहा, अचंभित। सच कहूं तो इससे पहले वह कभी नहीं समझ पाया कि मुझ में जीने की जरा सी भी इच्छा क्यों नहीं थी, जब तक कि सोंगशान नर्सिंग होम की उसकी आखिरी यात्रा पर उसने नर्सों को मेरी मां के बारे में बात करते सुना। उस पल उसका दिल कड़वाहट और पीड़ा से भर गया। उसे अचानक मेरी मदद करने की तीव्र इच्छा हुई। वह अभी भी इस बात पर झिझक रहा था कि मुझे कॉल करें या नहीं, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं पहले उसे कॉल करूंगा। लेकिन मेरी याददाश्त खोने की गति उसकी अपेक्षा से भी तेज थी। अगर उचित ट्रीटमेंट प्लान नहीं है तो अगले चरण में उसकी मोटर कौशल और बोलने की क्षमता शायद धीरे धीरे भी खराब हो जाएगी। जब ऐसा होगा तो तुम क्या करोगे? यह सोचकर उसे अचानक लगा कि उसके हाथ में मौजूद नाजुक कागज 1000 पाउंड जितना भारी हो गया है। डॉक्टर, तुम्हारी ठुड्डी, क्या बात है? क्या मैं तुम्हें अतिरिक्त परेशानी दे रहा हूं? रोशनी के नीचे मेरी आंखों में कोई छाया नहीं थी। केवल खाना मिलने और गर्म होने का आनंद और संतोष की एक सूक्ष्म झलक थी। चिन सिमिंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने उत्तर दिया कि तुमने मुझे अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के रूप में चुना। इससे मुझे बहुत खुशी हुई और मैं सचमुच सम्मानित महसूस कर रहा हूं। लगभग उसी समय उसके मन में एक विचार आया। तुम्हारे लिए उन दुखी यादों को भूल जाना शायद इतना बुरा नहीं है। दूसरी ओर सेक्रेटरी लिविंग रूम में खड़ा था। जोर से सांस लेने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। सिविल अफेयर्स ब्यूरो के सर्विलांस वीडियो में दिखा कि मैं एक अजनबी आदमी के साथ एक कार में बैठा था, क्योंकि कैमरे का कोण अवरुद्ध था। उस आदमी का चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था। केवल एक लंबा प्रभावशाली सिलहूट दिख रहा था। जिंग टियन लिविंग रूम में बैठी थी। उसके हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे। उसका दिल आग लगा हुआ था। वह उसे ढूंढने के लिए पूरे शहर को उलट पुलट कर देना चाहती थी। जिंग टियन ने भौहें चढ़ाईं। उसने सेक्रेटरी को देखा और आदेश दिया। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ थी। 2 मोर्चों पर कार्रवाई करने की तैयारी करो। पहला, खोज दलों को जारी रखो। दूसरा, यह तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करो। सेक्रेटरी जानता था कि यह कितना गंभीर है। उसने आदेश लिया और जल्दी से चला गया। उसी समय कदमों की आवाज गूंजी। वांग जिंग पीछे से आया। उसने जिंग टियन की पतली कमर के चारों ओर बाहें डाली। एक मजाकिया अंदाज में, सिस, इतनी जल्दबाजी मत करो। मिस्टर लू एक बड़े आदमी हैं। वह निश्चित रूप से खोया नहीं है। उसने जिंग टियन की अभिव्यक्ति देखते हुए बात की। जब उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी तो उसने आगे कहा, इसके अलावा तुम दोनों का तलाक हो चुका है। उसका यह गायब होना शायद पहले से योजनाबद्ध एक चाल हो सकती है। शब्द मुश्किल से उसके मुंह से निकले थे कि एक जोरदार थप्पड़ लगा। इसने वांग जिंग का सिर एक तरफ कर दिया। जिंग टियन का चेहरा काला पड़ गया। उसकी आवाज में बेकाबू गुस्सा था। उसने शब्द दर शब्द कहा, पहले तो मैंने सोचा कि तुम सिर्फ जवान हो और कुछ नहीं जानते। मुझे नहीं पता था कि तुम पूरी तरह से बहादुर हो। तुम्हारे जैसा कोई युआंजू की छाया के भी लायक नहीं है। आज से जिंग रेजिडेंस से बाहर निकलो। फिर कभी मेरे सामने आने की हिम्मत मत करना। यह सुनकर वांग जिंग पूरी तरह घबरा गया। उसे अब किसी और चीज की परवाह नहीं थी। उसने जिंग टियन की बाहों को पकड़ लिया, सिसकते हुए स्वीकार किया, सिस, मुझसे गलती हुई। मुझे वे बातें नहीं कहनी चाहिए थीं। मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगा। कृपया मुझे माफ कर दो। मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूं। मुझे सिर्फ तुम्हें युआंजो के बारे में इतना परवाह करते देखकर जलन हुई। इसलिए मैंने 1 सेकंड के लिए अपना सिर खो दिया। मैंने जानबूझकर यह सिर्फ इसलिए कहा, कृपया मुझ पर विश्वास करो। जिंग टियन ने उसका हाथ झटका। उसने एक ठंडी हंसी दी। क्या तुम मुझे पसंद करते हो या मेरे पैसे? इसका जवाब तुम खुद सबसे अच्छे से जानते हो। अर्ज,
उसे बाहर निकालो और उसका सारा सामान उसके पीछे फेंक दो। वांग जिंग ने देखा कि स्थिति बचाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो उसने अपना आखिरी दांव चला। प्रेसिडेंट जिंग, चाहे कुछ भी हो, मैं अब भी वही हूं जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मत भूलो, मैं वही था जिसने सिनेमा में तुम्हें बचाया था। जिंग टियन के कदम अचानक रुक गए। वह इतनी गहरी ठंडी नजर से मुड़ी मानो उसी पल उसे चीर देना चाहती हो। हालांकि वांग जिंग की टांगें डर से कांप रही थीं। अपने भविष्य के धन के बारे में सोचकर उसने दांत पीसकर अपनी बात पर अड़ा रहा। तुम अपना ताबूत देखे बिना नहीं मानोगी। मुझे बचाने वाला तुम कभी नहीं थे। वह व्यक्ति लू युआन जो था। वांग जिंग अवाक रह गया, लेकिन फिर भी आखिरी बार हाथ आजमाने की कोशिश की, लेकिन अधीर जिंग टियन ने उसे टोक दिया। गार्ड्स, उसे यहां से बाहर निकालो। बटलर ने आज्ञा मानी और नौकरों की एक टोली ने घेर लिया। उन्होंने उसका मुंह बंद किया और उसे लात घूंसों से घर से बाहर घसीटा। जिंग टियन ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसने उसे एक और नजर देखने की परवाह नहीं की। जब जिंग टियन मेरे ठिकाने की पागलों की तरह तलाश कर रही थी, अगले ही दिन मैं हॉस्पिटल नंबर 13 में चिन सिमिंग के साथ आया। मैं उसकी देखरेख में एक पेशेंट बन गया। किन सिमिंग ने अत्यंत देखभाल के साथ मेरी देखभाल की। हर भोजन में अलग अलग स्वादिष्ट व्यंजन होते थे। हालांकि मेरा दिमाग अभी भी पूरी तरह खाली था और मुझे अपने अतीत की कुछ भी याद नहीं थी। मेरा मूड बहुत स्थिर रहा। मैंने सामान्य उतार चढ़ाव वाले मूड स्विंग्स नहीं दिखाए। अल्जाइमर के पेशेंट्स के साथ काम करने वाली नर्सें इस बात से सभी हैरान थीं। उन सभी ने डॉक्टर किन से पूछा कि क्या कोई रहस्य है। उसकी आंखों में दुहक की एक झलक थी और उसने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, शायद पेशेंट का अतीत बहुत दर्दनाक था, इसलिए अब जब वह सब कुछ भूल गया है तो वह शांति से इसका सामना कर सकता है। नर्सों ने सांस छोड़ी और सिर हिलाया। वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि मैं अपने अवचेतन में वर्तमान की शांति का आनंद लेने के लिए क्या बीता हूं। उस दिन किन सिमिंग एक इमरजेंसी शिफ्ट में व्यस्त था। मैं हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटा चित्र बना रहा था। मेरी पिछली मेजर आर्ट फोटोग्राफी थी, इसलिए मेरे बुनियादी ड्राइंग कौशल बिल्कुल भी फीके नहीं पड़े थे। मुझे नहीं पता कि मैं क्या सोच रहा था। मैं बहुत खुशी से चित्र बना रहा था। एक चमकदार मुस्कान कभी मेरे होंठों से नहीं हटी, जब तक कि एक अजीब आवाज मेरे कान में नहीं गूंजी। मैंने सिर उठाया। मेरी नजर सामने वाली महिला की आंखों से मिली। उस महिला का सुंदर चेहरा बहुत दुबला दिख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, उसके होंठ थोड़े कांप रहे थे। वह दुखी और सदमे वाली खुशी दोनों लग रही थी। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? क्या तुम मुझे जानती हो? मैंने धीरे से पूछा। मुझे सामने वाली महिला से एक गहरा डर लग रहा था। जिस पल ये दो सवाल पूछे गए, जिंग टियन की सांसें थम सी गईं। उसे संदेह हुआ कि वह मतिभ्रम देख रही है। स्वीकार करने को तैयार नहीं, उसने पूछा। उसकी आवाज फटी हुई थी, तुम अब मुझे नहीं पहचानते? मैंने उसे आंखें फाड़कर देखा। जैसे कोई बच्चा जिसने कुछ गलत किया हो, मैं बार बार सिर हिलाता रहा। मेरी आंखों में हल्का सा डर और दूरी दो तेज तलवारों की तरह थी जो सीधे उसके दिल में चुभ रही थी। जिंग टियन। उसे लगा कि उसके अंदर कुछ टूट गया है। एक दिल तोड़ने वाला दर्द उसके सीने से निकला। वह मुझे घूरती रही। उसकी आवाज असहनीय पीड़ा से भरी थी। लू युआनो, या मैं हूं जिंग टियन। मैं तुम्हारी शियाओ टियन हूं। डर के एक बीज के साथ मेरी आंखें और गहरी हो गईं। अपनी निराशा में उसने मेरी कलाई को मजबूती से पकड़ लिया। बार बार कहा, लू युआन हाओ, मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। उसके द्वारा कहे गए हर शब्द के साथ उसके दिल का दर्द बढ़ता गया। अंत तक उसका गला ऐसा लगा जैसे किसी विशाल चट्टान ने कुचल दिया हो। वह एक और शब्द नहीं बोल पाई। आंसू बस उसकी आंखों में आ गए। उसने धीरे धीरे मेरी कसकर पकड़ी हुई कलाई को छोड़ दिया। बहुत देर बाद उसकी दृष्टि में एक टिश्यू दिखा और मेरी आवाज उसके कान में गूंजी, अब और मत रो। तुम बड़े हो गए हो और फिर भी रो रहे हो। लोग तुम पर हंसेंगे। जल्दी से पहुंच लो। जिंग टियन ने थोड़ा अचंभित होकर सिर उठाया। दूर की यादें अचानक उमड़ आईं। हमारी मुलाकात कॉलेज के आखिरी साल में हुई थी। उस समय उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी नहीं थी। हालांकि उसके अकादमिक प्रदर्शन कई मायनों में उत्कृष्ट थे, लेकिन फिर भी वह सभी से अलग थलग थी। एक बार फिर उसकी पृष्ठभूमि के कारण वह अपने थीसिस के अधिकारों से वंचित हो गई। वह स्टेडियम के एक कोने में टूट गई, दिल टूटकर सिसक रही थी। मैं वही था जिसने उसे एक टिश्यू और चॉकलेट केक का एक टुकड़ा दिया था। मेरी मुस्कान उस समय बहुत मीठी थी। अब और मत रो। तुम बड़े हो गए हो और फिर भी रो रहे हो। लोग तुम पर हंसेंगे। जल्दी से पहुंच लो। केक मेरी तरफ से है। मैंने सुना है कि मिठाई खाने से किस्मत अच्छी आती है। हमारा भाग्य उसी टिश्यू के साथ शुरू हुआ और हम पूरे स्कूल द्वारा मान्यता प्राप्त सुनहरी जोड़ी बन गए। उन दिनों के दृश्य उसकी आंखों के सामने एक धीमी गति की फिल्म की तरह चमक रहे थे। उसकी यादों में मी और वर्तमान में मी, 5 वर्षों से अलग, वे अब धीरे धीरे ओवरलैप हो रहे थे।
इंसान तो वही था, लेकिन मेरी आंखों में अब पहले जैसा लगाव और कोमलता नहीं थी। केवल एक अजनबी के लिए आरक्षित औपचारिकता और शिष्टाचार बचा था। जिंग टियन को अपनी छाती में एकदम घुटने वाली अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे यह किसी भी पल फट सकता है, उसे टुकड़े टुकड़े कर सकता है। उसने टिश्यू नहीं लिया। इसके बजाय उसने उस पतली कलाई को फिर से पकड़ लिया। धुंधले आंसुओं के माध्यम से वह फुसफुसाई, मैं अब और नहीं रहूंगी। तो क्या तुम मुझे जल्द ही याद कर सकते हो? अंत में मानो डर हो कि मैं अचानक गायब हो जाऊंगा, उसकी हथेली मुझे और कसकर पकड़ ली। सहज रूप से मैंने विरोध किया, कृपया जाने दो। मेरी आंखों में बढ़ती थकान देखकर जिंग टियन का दिल चिल्लाया। उसने न केवल जाने नहीं दिया, बल्कि मेरी कलाई खींचकर मुझे गले लगाना चाहा। लू युआनजो, यह मैं हूं, जिंग टियन, एमजे जिंग टियन। मेरा संघर्ष करता शरीर अचानक स्थिर हो गया। मेरी आंखें अनजाने में चौड़ी हो गईं। मैं शियाओ टियन का नाम बुदबुदाता रहा। उसकी आंखों में आशा की एक ज्वाला जल उठी। उसने लगातार सिर हिलाया। हाँ, ये मैं हूं, मैं शियाओ टियन हूं। उसके पीले चेहरे पर अत्यधिक खुशी दिखाई दी। हालांकि हर बार जब मैं उसका नाम लेता, मेरा चेहरा एक शेड पीला पड़ जाता। अंत में मैंने अचानक अपना सिर पकड़ लिया, पागलों की तरह चीखने लगा। जिंग टियन के होठों पर मुस्कान पूरी तरह से जम गई। उसने मेरा चीखता हुआ चेहरा देखा और घबरा गई, जब तक कि एक जोरदार धक्के ने उसे पीछे हटने पर मजबूर नहीं कर दिया। वह आखिरकार अपनी नजरों से बाहर आ गई। जैसे ही वह मुड़ी, उसकी नजर डॉक्टर चिन के चेहरे से भिड़ गई, जो गुस्से को दबा रहा था। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ, यह देखकर कि कौन आया है, बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे छिप गया। पूरी तरह कांप रहा था, ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जिंग टियन ने मुझे और भड़काने की हिम्मत नहीं की। वह केवल दांत पीसकर पूछ सकती थी, तुम कौन हो? डॉक्टर चिन ने उस पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। उसने बस धीरे से मेरी पीठ थपथपाई। डॉक्टर चिन की आवाज में जादुई शक्ति थी। उसके कोमल आश्वासन के तहत मेरा मूड आखिरकार स्थिर हो गया। इसके विपरीत मैं जिंग टियन को पूरी थकान के साथ देखता हूं, जैसे किसी खलनायक को देख रहा हूं। डॉक्टर चिन, यह इंसान बुरा है, कृपया उसे जाने दें। जिंग टियन के दिल का जुनून उन शब्दों से पूरी तरह बुझ गया था। उसने समझाने के लिए हाथ उठाया, लेकिन इससे मैं बार बार डर के मारे पीछे हट गया, पूरी तरह से डॉक्टर के पीछे छिप गया। डॉक्टर चिन ने एक सांस छोड़ी, फिर नर्स को बुलाया। मुझे आश्वस्त करने और मेरी देखभाल करने के लिए उसे सौंपने के बाद उसने आखिरकार सिर उठाया और निराशा में कहा, सीईओ जिंग, क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं? दोनों एक के बाद एक ऑफिस में दाखिल हुए। एक ठंडी हवा उनके चेहरों पर लगी, लेकिन जिंग टियन के दिल में दम घुटने को दूर नहीं कर सकी। वह मुड़ी और ठंडे स्वर में पूछा, तुम आखिर हो कौन? लू युआनहो के साथ तुम्हारा क्या इरादा है? सिविल अफेयर्स ब्यूरो के प्रवेश द्वार पर क्या वह तुम थे? सवालों की वह बौछार मशीन गन की गोलियों की तरह तेजी से आई, जिससे डॉक्टर चिन हंसने से खुद को नहीं रोक सके। मैं लू युआनहो का अटेंडिंग फिजिशियन हूं। पहले मैं नहीं समझ पाया कि उसमें जीने की इच्छा क्यों नहीं थी, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैं अब समझ गया हूं। जिनटेन की नजर तेज हुई, उसकी आंखों में गुस्सा था। तुम्हारा क्या मतलब है? डॉक्टर चिन पीछे नहीं हटा। ठंडे स्वर में लू युआनजो के होश में आने के आखिरी दिन जवाब दिया, जो अभी भी तुम्हें आजाद करने के लिए तुमसे तलाक लेने के बारे में सोच रहा था। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने एक बीमार पेशेंट को सड़क के किनारे छोड़ दिया। जिंग टियन सहज रूप से समझाना चाहती थी, लेकिन मेरे द्वारा झेली गई पीड़ा के बारे में सोचकर उसके शब्द उसके गले में कड़वाहट के साथ अटक गए। उन्हें सब वापस निगलना पड़ा। देर से हुआ पश्चाताप उमड़ पड़ा, उसे डुबोने की धमकी दे रहा था। उसने अपने दांत पीस लिए। माहौल घातक खामोशी में डूब गया। बहुत देर बाद जिंग टियन ने धीरे से पूछा, लू युआनजो, वह मुझसे इतना क्यों डरता है? चिन ने सांस छोड़ी, फिर एक लगभग अश्रव्य आह भरी। क्या तुमने उसके हाथ के पिछले हिस्से पर टैटू देखा? वह तुम्हारा नाम है। जिंग टियन की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई। उसके घुटनों पर टिके हाथ बिना रुके कांप रहे थे। वह डरता था कि उसे याद नहीं रहेगा कि तुम कौन हो। डर था कि वह तुम्हारे बारे में सब कुछ भूल जाएगा, इसलिए उसने तुम्हारा नाम अपने हाथ पर टैटू करवा लिया। तुम्हें छोड़ना, तुम पर बोझ नहीं बनना, उसका एकमात्र जुनून था जब वह अभी भी होश में था। यहां तक कि अपनी याददाश्त खोने के बाद भी जिंग टियन का नाम सुनकर भी उसमें बहुत तीव्र प्रतिक्रिया होती है। जिंग टियन जम गई। उसका पूरा शरीर अकड़ गया। वे शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। उसने हजारों संभावनाओं पर विचार किया था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सच्चाई ये होगी। दर्द उसके दिल की गहराइयों से फिर से बहने लगा। उसने अपने पीले होठों को लगभग काट लिया ताकि वहीं चीखकर अपनी पीड़ा को दबा सके, लेकिन उसकी आवाज अवर्णनीय रूप से रूंधी हुई थी। क्या वह ठीक हो सकता है? डॉक्टर उसकी ठुड्डी बहुत देर तक खामोश रही। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन ऐसा लगा मानो उसने सब कुछ कह दिया हो।
शरद ऋतु की ठंड दरवाजे के अंतराल से अनगिनत पतले धागों की तरह रिस रही थी। धागा दर धागा जिंग टियन के दिल के चारों ओर कसकर बंध रही थी, जिससे वह खून से लथपथ हो रहा था। अंतहीन पीड़ा उसकी हड्डियों तक पहुंच गई। उसने अपनी छाती पकड़ ली, तेजी से सांस ली, फिर वह लड़खड़ाती हुई अपनी कार तक पहुंची। स्टीयरिंग व्हील को पकड़े उसके हाथों पर खून के निशान थे। उसने एक्सीलेटर दबाया और तेजी से भाग गई। कार एक टैटू पार्लर के सामने रुकी। टैटू आर्टिस्ट उसे देखकर हैरान रह गया। थोड़ी देर देखने के बाद वह मुस्कुराया और पूछा, मिस, क्या आप टैटू बनवाना चाहती हैं? जिंग टियान ने सिर हिलाया। मेरे लिए 3 शब्दों का टैटू बनाओ, ठीक यहीं मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर। टैटू आर्टिस्ट ने यह सुनकर एक संदिग्ध आवाज निकाली, धीरे से बुदबुदाया, क्या हाथ के पिछले हिस्से पर यह जगह सच में इतनी लोकप्रिय है? हर कोई यहां टैटू क्यों बनवाना चाहता है? जिंग टियन ने शांति से पूछा। तुम्हारा क्या मतलब है? 2 दिन पहले एक आदमी आया था जो अपने प्रेमी का नाम टैटू करवाना चाहता था। मैं उसे सलाह देता हूं कि वह इसे दिल से जुड़ी अपनी मध्यमा उंगली पर करवाए, और अगर यह अंगूठी जैसा हो तो कितना अच्छा लगेगा। लेकिन उसने सिर हिलाया, हाथ के पिछले हिस्से पर जोर दिया। उसने कहा, क्योंकि वह अपने प्रेमी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। ऐसा अच्छा आदमी जो भी उससे शादी करेगी वह सच में धन्य है। टैटू आर्टिस्ट बिना यह देखे बकबक करता रहा कि जिंग टियन कुर्सी पर झुकी हुई पहले से ही आंसुओं से भीग चुकी थी। टैटू आर्टिस्ट ने सोचा कि वह दर्द से डर रही है। उसने मजाक किया, डरो मत, टैटू उतना दर्द नहीं देते जितना तुम सोचती हो। हम एनेस्थेटिक का उपयोग करते हैं। इससे पहले कि वह बात पूरी कर पाता, जिंग टियन ने उसे टोक दिया। उसके शब्दों ने कोई बहस नहीं की। कोई एनेस्थेटिक नहीं, बस सीधे करो। टैटू आर्टिस्ट थोड़ा अजीब था, लेकिन कस्टमर हमेशा सही होता है। वे जो भी कस्टमर कहेगा वही करेंगे। टैटू मशीन की भनभनाहट शुरू हुई, साथ ही दर्द भी, क्योंकि हर सुई उसके मांस में घुस रही थी, जैसे एक विशाल जाल जिंटेन को कसकर बांध रहा हो। वह आंखें फाड़कर घूरती रही, अपनी नजर अपनी कलाई से नहीं हटाई, जहां लू युआनहो का नाम धीरे धीरे उभर रहा था। हालांकि उसकी कलाई में दर्द उसकी हड्डियों तक पहुंच गया था, उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसकी आंखों में एक गुप्त खुशी भी उमड़ आई। बाद में जिंग टियन डॉक्टर चिन से एक बार फिर मिलने गई। बिना कोई शब्द बर्बाद किए उसने सीधे अपना इरादा बताया, मैं लू युआन जोजो को घर ले जाना चाहती हूं। मैं उसके लिए घर पर एक प्राइवेट डॉक्टर रख सकती हूं। डॉक्टर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ और न ही उसने उसे रोका, बस उत्तर दिया, जब तक वह खुद सहमत होगा। जिंग टियन को विश्वास नहीं था कि मेरे और उसके बीच इतने लंबे समय का गहरा स्नेह इस डॉक्टर के लिए उसकी भावनाओं से कम हो सकता है। यह सोचकर जब वह वार्ड में दाखिल हुई तो उसके कदम और तेज हो गए। मैं एक मेज पर बैठा चित्र बना रहा था। उसे देखकर मैंने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। जिंग टियन का दिल जकड़ गया। उसने जानबूझकर अपनी आवाज बहुत धीमी कर ली। लू युआनहो, मैं तुम्हें घर ले जा रही हूं, ठीक है? मैं थोड़ा रुका, उसे उलझन में देखा और पूछा, क्या मेरा कोई घर है? जिंग टियन का दिल दुहक से जकड़ गया। उसकी आंखों से लगभग आंसू छलक पड़े। उसे जल्दी से पहुंचने के लिए मुंह मोड़ना पड़ा। उसका चेहरा वसंत की हवा की तरह उज्जवल हो गया। बेशक मेरा घर तुम्हारा घर है। वास्तव में हम बहुत खुश जोड़ी हैं। ये देखो, ये वेडिंग रिंग है जो तुमने एक बार मुझे दी थी। जिंग टियन ने अपनी जेब से 10 कैरेट की हीरे की अंगूठी निकाली और उसे मेरी ओर बढ़ा दी। उसने मुझे आशा से भरी आंखों से देखा। मैंने अपनी कलम नीचे रखी और धीरे धीरे अंगूठी ली। मेरे चेहरे पर जिज्ञासा साफ थी, लेकिन तुरंत बाद मेरी भौहें सिकुड़ गईं। मैंने अंगूठी के अंदर की खुदाई की ओर इशारा किया और पूछा, यह वांग जिंग कौन है? मेरा नाम वांग जिंग नहीं है। जिंग टियन के दिल की खुशी ठंडे पानी से सराबोर होने जैसी थी, अचानक पूरी तरह गायब हो गई। उसके दिल में फिर से एक तेज दर्द रेंगने लगा। जिंग टियन के होंठ सहज रूप से कुछ समझाने के लिए खुले, लेकिन मेरी मासूम आंखों को देखकर उसने हिम्मत नहीं की। आज तक उसे आखिरकार समझ आया कि मुझे उस समय कैसा महसूस हुआ होगा जब उसके पास अपमान सहना पड़ा था। यह कैसी मानसिक स्थिति थी? चुपचाप पीड़ा सहना, बिना एक शब्द कहे, बस दर्द सहकर अपने दांत पीसना। उसकी नाक अचानक झुनझुनी, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपनी आंखें चौड़ी रखने की कोशिश की, गहरी सांस ली ताकि अपनी भावनाओं को दबा सके, इससे पहले कि वह मुस्कुराने के लिए मजबूर हो सके और कह सके, मैं एक पुरानी परिचित हूं, लू युआनजो। हम सच में पति पत्नी हैं। मेरी कलाई पर टैटू देखो। उसने अपना हाथ उठाया, आस्तीन ऊपर चढ़ाई और मुझे अपनी कलाई दिखाई, जिस पर लू युआनजो का नाम खुदा हुआ था। मुझे दिखाने के लिए आगे बढ़ाया। मैं करीब से देखने के लिए झुका। मेरी भौहें और भी सिकुड़ गई। मैंने अपनी कलाई देखी और फिर उसकी। मेरे चेहरे पर स्पष्ट अनुत्तरित भ्रम था, जैसे संघर्ष कर रहा हो फिर भी दर्द में हो। थोड़ी देर बाद ही मेरी आंखों में अचानक चमक आई। मैं जल्दी से बिस्तर के पास गया, तकिए के नीचे से एक चमड़े का केस निकाला और एक छोटी नीली किताब निकाली। सीधे जिंग टियन को देते हुए उसे घूरा और कहा, और बस बीमार। मुझे पुरानी चीजें याद नहीं हैं, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं।
डॉक्टर चिन ने कहा, यह मेरा डिवोर्स सर्टिफिकेट है, क्या तुम करीब से देखना चाहोगी? वार्ड में माहौल दमघोंटू था और अदृश्य पीड़ा ने जगह को घेर लिया था। जिंग टियन की मुट्ठी इतनी कस गई कि वह दबाव से सफेद पड़ गई। वह एक शब्द नहीं बोल सकती थी। दरवाजा थोड़ा सा खुला। डॉक्टर चिन ने कदम रखा। उसकी आवाज हमेशा की तरह शांत रही। यो जिंग, लू युआन जो हॉस्पिटल में बहुत खुश है। यह सिर्फ एक सामान्य वाक्य था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिसने जिंग टियन को झकझोर दिया। वह अचानक खड़ी हो गई। उसकी ठंडी नजर सीधे डॉक्टर चिन पर जमी हुई थी। उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। लू युआन जोजो मेरा प्रेमी है। हम पति पत्नी हैं। वह जहां है मैं वहां रहूंगी। मैं यहां जीवित और स्वस्थ हूं। कोई रास्ता नहीं है कि मैं किसी बाहरी व्यक्ति को उसकी देखभाल करने दूं। उसके खत्म करने के बाद डॉक्टर चिन ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। वह करीब आया, शब्द दर शब्द। उसने सीईओ जिंग से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम दोनों अभी भी शादीशुदा हो? उसने मेरे हाथ से छोटी किताब ली, जानबूझकर जिंग टियन के सामने लहराई। उसकी आंखों में स्पष्ट अवमानना थी। अगर तुम्हारी याददाश्त इतनी खराब है तो मुझे तुम्हें याद दिलाने में कोई आपत्ति नहीं है कि तुम्हारा बहुत पहले तलाक हो चुका है। तुम अब पति पत्नी नहीं हो और निश्चित रूप से उसके लीगल गार्जियन नहीं हो। उसकी आवाज स्पष्ट और ठंडी थी, चाकू की तरह, जो सीधे जिंग टियन की आत्मा में घुस गई। उसने गुस्से में एक थप्पड़ मारा, सीधे डॉक्टर चिन पर। अचानक वार्ड से एक चीख गूंजी। मैंने मेज पर रखा प्याला पकड़ा और बेरहमी से जिंग टियन के सिर पर बार बार पटका। बेचैन उन्मादी शब्द बुदबुदाता रहा। जिंग टियन का शरीर हिला, फिर वह फर्श पर गिर गई। उसने अपना माथा छुआ। उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी। अपने शुरुआती दिनों से वह धीरे धीरे निराशा में डूब गई। बहुत बाद में ही वह फुसफुसाई, तुमने वास्तव में मुझे मारा। जिंग टियन समझ नहीं पा रही थी। मैं, जिसने उसे इतनी गहराई से प्यार किया था, अब उसे किसी और की रक्षा करने के लिए मार सकता था। मैंने एक बार उसकी रक्षा करने के लिए हथियार उठाए थे। वह भयंकर और दृढ़ नजर जिंग टियन के दिल में गहराई से अंकित थी। वह जीवन भर कभी नहीं भूल पाएगी। लेकिन अब उसे मुझे किसी और की रक्षा करते हुए, उसके खिलाफ हथियार का उपयोग करते हुए देखना पड़ा। यह सोचकर वह अचानक जोर से हंसी। हंसी और भी तेज होती गई, जिसमें एक पागलपन भरा टूटन और भारी पीड़ा थी। स्पष्ट रूप से वह हंस रही थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बिना रुके बह रहे थे। वे बस बहते रहे। मैंने उसे अचंभित अवस्था में देखा, उसके चेहरे पर हिंसक भावनात्मक उतार चढ़ाव से स्तब्ध। मैंने अनजाने में प्याला फेंक दिया, फिर डॉक्टर किन के पीछे छिप गया। फुसफुसाया, क्या वह पागल है? उस दिन के बाद से जिंगियन ने अपनी चोट को बहाना बनाकर मेरे ठीक बगल वाले हॉस्पिटल के कमरे में शिफ्ट हो गई। ऐसा लगता था कि उसे कुछ एहसास हो गया है, इसलिए उसने फिर कभी मुझे दूर ले जाने की बात नहीं की, ताकि मैं यथासंभव आराम से रह सकूं। उसने पूरी मंजिल को किराए पर लेने के लिए भारी रकम खर्च की। दिन रात मेरे साथ रही। कंपनी में निपटाए जाने वाले सारे मामले हॉस्पिटल के कमरे में लाकर सुलझाए गए। अचानक सीईओ जिंग के अपने बीमार पूर्व पति के प्रति गहरे प्रेम की अफवाह हॉस्पिटल नंबर 13 में फैल गई। लेकिन केवल वह अच्छी तरह जानती थी कि उसके सभी कार्य केवल अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए थे। हालांकि मेरी आंखों में अब जिंग टियन का कोई निशान नहीं था। उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया और उसी में संतुष्ट रही। एक दिन, हमेशा की तरह, वह मुझे चित्र बनाते देखने के लिए मेरे बगल में बैठी थी। शायद साथ रहने के लंबे दिनों के कारण, जब तक जिंग टियन का नाम नहीं लिया जाता था, मैं अब उसे पहले की तरह थकान या अस्वीकृति के साथ नहीं देखता था। उसे सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति के रूप में देखता था, जैसे एक देखभाल करता मेरे जीवन की देखभाल कर रहा हो। मैं अपनी ड्राइंग में तल्लीन था। मेरी कलम के नीचे के रेखा चित्र मोटे और मोटे होते गए। वह थोड़ी उत्सुक थी, इसलिए उसने झिझकते हुए पूछा, क्या मैं तुम्हारी ड्राइंग थोड़ी देख सकती हूं? मैंने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा प्रत्याशा से भरा था। कुछ सेकंड सोचने के बाद मैंने उसे स्केचबुक दे दी। उसने इसे लिया और धूप से सराबोर खिड़की के पास बैठ गई। पन्ना दर पन्ना पलटती रही। उस किताब का हर एक पन्ना हमारे अतीत के दृश्यों को दर्शाता था। स्कूल के बैग के साथ एक पुराने पेड़ के नीचे बारिश से बचने के दृश्य, सड़क के किनारे आवारा बिल्लियों को खाना खिलाने के दृश्य, ग्रेजुएट होने के बाद हमारा पहला किराए का अपार्टमेंट, बालकनी पर सूरजमुखी के फूल, सिविल अफेयर्स ब्यूरो में लाल किताबें पकड़े हमारी छवि। जेंटेन ने अपने होंठ कसे। किताब पकड़े उसके हाथ बिना रुके कांप रहे थे जब उसने उस छोटी किताब में बोल्ड पीले रंग में हाईलाइट किए गए शब्द शादीशुदा को देखा। उसका दिल पूरी तरह से टूट गया। उसने लाल आंखों से ऊपर देखा। उसने पूछा, लू युआन हो, क्या तुम्हें कुछ याद आया है? उसने मुझे ध्यान से देखा। अपने दिल में आशा की एक किरण पालने की हिम्मत नहीं की। डर था कि यह सब सिर्फ अत्यधिक लालसा के कारण उसका भ्रम था, लेकिन आशा की वह नाजुक चिंगारी धरती से निकलने वाले अंकुर की तरह थी।
वह उसकी आत्मा की बंजर मिट्टी से लचीले ढंग से उठी और पनपने लगी। मैंने भौहें चढ़ाई, स्केचबुक वापस ले ली। मेरी नजर उन पन्नों पर टिकी रही, बार बार उन्हें देखती रही। बहुत देर बाद मैंने अचानक सिर हिलाया। जिंग टियन। उसके चेहरे पर न तो आश्चर्य था और न ही निराशा, केवल उसकी आंखें कुछ शेड अधिक लाल हो गईं। धूप में उसका सिलहूट ऐसे झुका हुआ लग रहा था जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। समय बीतता गया। वह हॉस्पिटल नंबर 13 में जितना अधिक समय तक रही, बाहर की अफवाहें उतनी ही बढ़ती गईं। सभी ने उसे शुद्ध प्रेम की देवी कहकर सराहा कि उसने अपने बीमार पूर्व पति को कभी नहीं छोड़ा। इस सकारात्मक प्रतिष्ठा ने उसे कई नई जिम्मेदारियां भी दी। कुछ कार्य उसने अपने अधीनस्थों को सौंप दिए, लेकिन बड़े क्लाइंट्स के लिए उसे अभी भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ता था। उस दिन नर्सों को नमस्ते कहने के बाद वह और उसका सेक्रेटरी बिजनेस के लिए एक पड़ोसी प्रांत में गए। एक दिन की तीव्र बैठकों के बाद वह इतनी थक गई थी कि अपना हाथ भी नहीं उठा सकती थी, किसी कारण से। हालांकि उसका दिमाग आराम के लिए चिल्ला रहा था। उसके दिल की गहराइयों से बेचैनी की एक अजीब भावना उठी। उसने जांच करने के लिए अपना फोन खोला तो पता चला कि किसी समय वह बंद हो गया था। उसके दिल का डर और भी बढ़ गया। जैसे ही उसने उसे प्लग किया, स्क्रीन पर दर्जनों मिस्ड कॉल दिखे। एक अदृश्य आतंक झरने की तरह उस पर टूट पड़ा। उसने अपनी सारी घबराहट को दबाने की कोशिश की। उसके कांपते हाथों ने फोन पकड़कर वापस कॉल किया। डॉक्टर केन, क्या हुआ? दूसरी तरफ बहुत देर तक सन्नाटा रहा, केवल बिजली की चटकने की आवाज और एक नरम सांस। सीईओ जिंग, कृपया तुरंत वापस आ जाइए। शायद अभी भी लू युआनजो को आखिरी बार देखने का समय है। जिंग जियान तुरंत हॉस्पिटल नंबर 13 के लिए रात की उड़ान भरकर वापस आई। जब तक वह हॉस्पिटल पहुंची, वार्ड खाली था और कोई नहीं था। उसे अपनी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा दिखाई दिया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल को जोर से दबाया जा रहा हो। दर्द इतना था कि उसे ऐसा लगा जैसे वह सांस नहीं ले पा रही है। उसने बुरी तरह नर्स को पकड़ा और चिल्लाई, लू युआनजो कहाँ है? वह कहाँ है? नर्स उसके भयंकर रूप से डर गई। ऊपर की ओर इशारा करते हुए हकलाई, मिस्टर लो, वह अभी भी ऑपरेटिंग रूम में है। उसका पूरा शरीर अचानक बुरी तरह लड़खड़ा गया। अगर सेक्रेटरी ने उसे जल्दी से न पकड़ा होता तो वह फर्श पर गिर जाती। इस समय जिंग टियन एक पूरा शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। अपने सेक्रेटरी के मार्गदर्शन में और आधा खींचकर वह अंधाधुंध तीसरी मंजिल तक पहुंची। जिस पल उसने चिन सिमिंग पर नजर डाली, उसे ऐसा लगा जैसे उसका खून उसके पूरे शरीर में उल्टा बह रहा हो। अचानक उसके अंदर से एक असाधारण शक्ति फूट पड़ी। वह हताश जल्दबाजी के साथ आगे बढ़ी। ऑपरेटिंग रूम की लाल बत्ती चुपचाप टिमटिमाकर बुझ गई। तुरंत ही दरवाजे खुले और कई डॉक्टर हॉल में आ गए। गहरे पछतावे के भावों के साथ उन्होंने धीरे से कहा, पेशेंट पहले से ही अल्जाइमर के आखिरी चरण में था। उसके शारीरिक कार्य पहले ही पूरी तरह बिगड़ चुके थे। इस कार एक्सीडेंट के प्रभाव के साथ हम पुनर्जीवन के स्वर्णिम क्षण से चूक गए। डॉक्टर के होंठ चलते रहे। इतनी सारी बातें कही, लेकिन जिंग टियन एक भी शब्द नहीं सुन सकी। उसका दिमाग खोखले सफेद शून्य के अलावा कुछ नहीं था। उसके कानों में बिना रुके एक लगातार बजने की आवाज गूंज रही थी, जैसे उसकी पूरी दुनिया उसकी आंखों के सामने ढह रही हो। अगले ही पल एक पागल औरत की तरह उसने अपने सामने वालों को बेरहमी से धकेला। लाल आंखों के साथ वह चिल्लाई, तुम झूठ बोल रहे हो, वह मरा नहीं है, वह मर ही नहीं सकता था। वह चीखते हुए ऑपरेटिंग रूम में घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आसपास के लोगों ने उसे घेर लिया और रोक लिया। एक पल में पूरी मंजिल कुछ नहीं थी, लेकिन जिंग टियन का दिल तोड़ने वाली पीड़ादायक चीखें, आराम की आवाजें उसके आसपास बिना रुके जारी रहीं। लेकिन उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। उसने उन हाथों को फेंक दिया जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। चिन सिमिंग के पास दौड़ी, उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज इतनी कांप रही थी कि पूरी तरह अपरिचित हो गई थी। कृपया लू युआनो को बचाएं। मैं तुमसे विनती करती हूं, कृपया उसे बचाएं। जब तक वह जीवन में वापस आ सकता है, मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगी जो तुम चाहोगे। जिंग टियन की जलती हुई लाल आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे खून के आंसुओं से भर जाएंगी। उसकी हर दुखद चीख पूरी इमारत में गूंज रही थी। हालांकि बाहर गर्म शरद ऋतु की धूप थी, हॉस्पिटल में सभी को एक असाधारण ठंड महसूस हुई। यह कई दिन बाद था जब किन सिमिंग जिंग टियन के हॉस्पिटल के कमरे में घुसा। केवल कुछ रातों के बाद वह इतनी सूख गई थी कि केवल हड्डियां और त्वचा रह गई थी। उसकी आंखें फीकी थीं, जीवन की एक भी चिंगारी नहीं बची थी, जैसे उसकी पूरी जीवन शक्ति किसी ने चुरा ली हो। किन्समिंग ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने एक शब्द भी सांत्वना नहीं दी। उसने बस मेरी जीवन काल की सबसे प्यारी स्केचबुक निकाली। वह आखिरी पन्ने पर पलटा और धीरे से उसे सौंप दिया। जिंग टियन ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। वह बस चमकदार सफेद छत को खाली निगाहों से घूरती रही। क्या तुम नहीं जानना चाहती कि अपने अंतिम क्षणों में उसके दिमाग में क्या था? लू युआन जो क्या सोच रहा था? सभी जवाब यहां हैं। उसने ड्राइंग पेज पर धीरे से थपथपाया।
फिर उसने स्केचबुक को जिंग टियन की छाती पर धकेल दिया। जिंग चेन की नजर झपकी और उस पेंटिंग पर टिक गई। सूरजमुखी के खेत से घिरे एक घर में रहने वाली दो छोटी आकृतियां। मेज पर दो लाल मैरिज सर्टिफिकेट रखे थे और उस पुरुष और महिला की कलाइयों पर क्रमशः जिंग टियन और लू युआन जो नाम टैटू थे। उस पल ऐसा लगा जैसे समय जम गया हो। जिंग टियन एक खोई हुई आत्मा की तरह थी, ड्राइंग को ध्यान से घूर रही थी। उसके होंठ बिना रुके कांप रहे थे। चिनसुमिंग ने समझाना शुरू किया कि जिस सुबह वह गई थी, लू युआन जो थोड़ी देर के लिए होश में आया था और उसने यह पेंटिंग बनाई थी। चिनसुमिंग के हॉस्पिटल के कमरे से निकलने के बाद देर से शरद ऋतु के मौसम के आखिरी दिन मेरी राख को आखिरकार कब्र में रख दिया गया। जिंग टियन मेरी कब्र के सामने खड़ी होकर बड़बड़ा रही थी, यो जो आज मैं तुम्हारे साथ कुछ रहस्य साझा करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी पुरानी डायरी यहाँ लाई हूँ। मैं इसे अब तुम्हें भेज रही हूँ, ठीक है? जैसा कि उसने कहा, तुमने डायरी के हर पन्ने को एक एक करके फाड़ा और एक ब्राजियर में रखकर आग लगा दी। पन्ने धीरे धीरे राख और धूल में बदल गए। मेरी चमकती हुई मुस्कान उसकी आंखों के सामने एक बार फिर से आ गई। जहां तक उस स्केचबुक की बात है, मैं वास्तव में इसे वापस देने की हिम्मत नहीं कर सकती। कृपया मुझे इसे एक कीमती स्मृति के रूप में रखने दें। उसकी कोमल बड़बड़ाहट हवा में बहती रही, इतनी बहुत हल्की जैसे किसी भी पल शरद ऋतु की हवा में गायब हो जाए। बाद में जिंग टियन हाई सोसाइटी से पूरी तरह गायब हो गई। कोई भी उसका कोई पता नहीं लगा सका। केवल उसका सेक्रेटरी और किन सिमिंग ही जानते थे कि वह कहां थी। उसने मेरी कब्र के पास खाली प्लॉट खरीदा और उसे चमकीले सुनहरे सूरजमुखी से भर दिया। हर दिन वह मेरे साथ अपने विचार साझा करने के लिए स्केचबुक लेकर आती थी, जब तक बहुत बहुत समय बीत गया। वह स्केचबुक उसकी कमजोर, शक्तिहीन हथेली से गिर गई। तभी उसने अंधेरे में पूरी तरह डूबने से पहले संतुष्ट होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके मन में उसके अंतिम शब्द गूंजे,